स्टोरी इंट्रोडक्शन। यामिनी ने एक पुरानी हवेली में कदम रखा जहां गलती से उसने एक ऐसी आत्मा को जगा दिया जो हजारों सालों से कैद थी। वह आत्मा किसी इंसान की नहीं बल्कि एक यक्ष की आत्मा थी। क्या होगा जब सोने के खजाने की रक्षा करने वाला यक्ष अपनी शक्तियों से यामिनी को फंसा लेगा? क्या इस जाल में फंसने की कीमत वह अपने शरीर से चुकाएगी? जानने के लिए पढ़िए यक्षिणी 2 युग एक यक्ष वन हवेली। ओ गॉड, मेरा बचपन ऐसी जगह बीता था। ये घर है या खंडहर? इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसान नहीं बल्कि शैतान रहते हो। सब कुछ कितना डरावना सा है। यामिनी इस समय एक हवेली के सामने खड़ी थी और हवेली को देखते ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगी। ये वही हवेली थी जहाँ यामिनी का आधा बचपन बीता था। आज कई साल बाद वह इस जगह पर आई थी। हवेली के मेन गेट को खोलते ही कुछ चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से उड़ गए। डर के मारे उसकी सांसें भारी हो गईं। किसी तरह अपने डर को काबू करते हुए मगर थोड़ा कपकपाते हुए वह आगे बढ़ी। यामिनी गार्डन में पहुंच गई और गौर से हवेली को देखने लगी। जब यामिनी यहाँ रहती थी तब वह काफी छोटी थी, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं था कि हवेली के आसपास का माहौल कैसा था। मगर आज जब वह यहाँ खड़ी थी तो अपने पूर्वजों की हवेली उसे किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लग रही थी। हालांकि वहां पास में और भी लोग रहते थे मगर जिस जगह पर हवेली बनी हुई थी उसके आसपास बहुत कम घर थे। बाजार भी 1 किलोमीटर दूर था। यामिनी हाथ जोड़ते हुए खुद से कहती है, कहीं दादी सच में मेरे नाम किसी हंटेड हाउस को तो नहीं कर गई? कहीं कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ ना ले? हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लेना। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मेरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। यामिनी 23 साल की सुंदर और समझदार लड़की थी जो फिलहाल अपनी पढ़ाई और जॉब के बारे में ना सोचकर उस कर्जे को चुकाने का बंदोबस्त कर रही थी जो उसके सौतेले पिता उसके कंधों पर छोड़ गए थे। दरअसल उन्हें जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई लोगों से कर्जा लिया और उसे भी जुए में हार बैठे। इसी वजह से एक दिन किसी ने उन्हें मार डाला। अब ना सिर्फ यामिनी के ऊपर यह कर्जा आ गया था बल्कि इसके साथ साथ उसे अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवाना था और 2 छोटे भाई बहन का ध्यान भी रखना था। नौकरी ना होने के कारण यामिनी ने फैसला किया कि वह अपने पूर्वजों की इस हवेली को बेच देगी जो मरने से पहले उसकी दादी उसके नाम कर गई थी। इस हवेली को यामिनी बेचना तो नहीं चाहती थी मगर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए जब किसी ने हवेली को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया तो यामिनी भी बिना किसी देरी के उसे साफ करने पहुंच गई। पर अब गेट के अंदर की दुनिया उसे डरा रही थी। एक तरफ चांद की रोशनी में खंडहर हवेली बहुत सुंदर तो लग रही थी पर हवा में एक ठंडी नमी थी। नमी जो कपड़ों में बस जाती है। किसी तरह यामिनी ने हवेली का मेन डोर खोला और अंदर आ गई। चारों ओर धूल ही धूल थी। यामिनी चारों ओर देखते हुए खुद से कहती है, पहले किचन, लिविंग रूम और एक कमरा साफ कर लेती हूँ। उसके बाद बेसमेंट की सफाई करूंगी क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहां कोई कीमती सामान मिल जाए। दादी अक्सर उस ओर जाने से मना करती थी और कमरा बंद रखती थी, इसलिए मुझे लगता है कि वहां कुछ तो है। सब कुछ प्लान करने के बाद यामिनी ने अपने साथ लाया हुआ सारा सामान हॉल में रखा और सबसे पहले किचन को साफ करने चली गई। उसने किचन साफ करने के बाद खिड़कियां खोली ताकि साफ हवा हवेली के अंदर आ सके। अब वह बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। वह पूरी तरह तो सब कुछ साफ नहीं कर पाई पर 1-2 घंटे में यामिनी ज्यादातर धूल मिट्टी साफ करने में कामयाब रही। उसने सारा जरूरी सामान कमरे और किचन में रखा और फिर लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम की ओर आते हुए उसे लगा जैसे हवा का झोंका बेसमेंट से ऊपर आ रहा था। उसे यह अजीब लगा क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा बंद था और वहां से हवा के आने का कोई सोर्स नहीं था। यामिनी फिर से डर गई पर अब वह बहुत थक चुकी थी। यामिनी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, मन तो हो रहा है कि यही सो जाऊं, मगर काम ज्यादा है और समय कम। पता नहीं ये हवेली इतनी बड़ी क्यों है। पर हवेली बड़ी है तो महंगे दाम पर भी बिकेगी और ज्यादा पैसा भी मिलेगा जिससे मैं कर्ज चुकाने के साथ साथ और भी बहुत काम कर सकती हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद यामिनी बेसमेंट की ओर बढ़ गई जहाँ एक कमरा और एक बाथरूम था। जैसे जैसे वह दरवाजे की ओर बढ़ रही थी वहां से आ रही ठंडी हवाएं उसे महसूस हो रही थी। उसने दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया ही था कि वह दरवाजा अपने आप खुल गया। ओ माय गॉड, ये कमरा है या कोई कबाड़ खाना? इतनी ज्यादा धूल तो पूरी हवेली में नहीं होगी जितनी केवल इस बेसमेंट में है। दरवाजा खुलने के कारण धूल इधर उधर उड़ने लगी थी जिससे यामिनी बुरी तरह खांसने लगी और बीच बीच में उसे छींक भी आ रही थी। वह तुरंत बेसमेंट से बाहर आ गई और कुछ देर धूल के बैठने का इंतजार किया। पर उसके बाहर आते ही धूल अपने आप ही सेटल हो गई। डैम इट, ये धूल अचानक कैसे सेटल हो गई? अभी तो यहाँ इतनी धूल थी कि मुझे लगा कहीं मुझे एलर्जी ना हो जाए। पर चलो कोई नहीं, सफाई तो अब भी बहुत लगेगी।
पता नहीं कौन सी सदी से यह बेसमेंट बंद पड़ा हुआ है और ना जाने कितने दिन लगेंगे इसकी सफाई में। हाँ, कुछ भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी यह हवेली साफ करनी ही होगी। कुछ दिन बाद मिस्टर गुप्ता इस हवेली को देखने आएंगे, इसलिए उनके आने से पहले ये हवेली साफ सुथरी होनी जरूरी है ताकि वह ठीक से टूर ले सके। साफ सफाई के दौरान यामिनी ने कुछ बक्सों और संदूकों पर नजर डाली। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि उनमें भी कचरा ही होगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें दादी की कोई कीमती चीज पड़ी हो। गलती से वह भी कूड़े के ढेर में न चली जाए। इसके लिए मुझे इन बक्सों को खोलकर देखना होगा। मगर बक्सों पर लगे ताले काफी मजबूत थे और उनकी चाबी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए यामिनी उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर आए और जमीन पर बैठ गई। तभी अपने आप उन डब्बों के ढेर से एक संदूक उसके पैर के पास आकर गिरा। संदूक थोड़ा बड़ा था, तो उसके गिरने की आवाज से यामिनी को दोबारा वही सिरहन अपने गले के पास महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये संदूक यामिनी को अपनी ओर बुला रहा हो। यामिनी ने पहले इसी संदूक को खोलने का फैसला किया। उसने संदूक को सही ढंग से अपने सामने रखा और हल्के हाथों से हथौड़ा ताले पर दे मारा। हथौड़े ने अभी ताले को ठीक से छुआ भी नहीं था, मगर उससे पहले ही संदूक का ताला टूटकर बिखर गया। संदूक के खुलते ही काफी सारी धूल उड़कर यामिनी की आंख और नाक में चली गई। उफ, कितनी गंदगी है। आह, मेरी आंखें। बड़ी देर तक अपनी आंखों को मसलने के बाद यामिनी को थोड़ा सुकून मिला। उसने बड़े ध्यान से वो संदूक टटोला जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थी। ये काफी पुरानी किताबें थी। यामिनी ने पूरा संदूक कूड़े में फेंकने का मन बना लिया था, मगर अचानक उसके हाथ एक डिब्बा लगा जो संदूक के कोने में पड़ा हुआ था। यामिनी ने वो डिब्बा उठाया और मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देखा। वह डिब्बा काफी कीमती लग रहा था, मगर उस पर काफी धूल जमी हुई थी, जिससे उसकी चमक गायब हो चुकी थी। यामिनी को याद आया कि उसकी दादी इस बेसमेंट का दरवाजा लॉक करके रखती थी। जब यामिनी उनसे इस बारे में पूछती तो वह कहती थी, हर दरवाजे का ताला खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बंद करके और सहेजकर ही रखी जाए तो ही अच्छा होता है। यामिनी कुछ देर तक सोचती रह गई कि वह ये डिब्बा खोले या नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, वैसे भी यह सारा सामान या तो कचरे में जाएगा या मेरे किसी काम आएगा। जब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि इस कमरे में क्या क्या है, तब तक मैं कचरे और कीमती सामान के बीच का फर्क कैसे कर पाऊंगी। मेरे ख्याल से तो मुझे सब कुछ खोलकर देख लेना चाहिए। इस ख्याल के साथ यामिनी ने उस डिब्बे को खोला और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि डिब्बे के अंदर एक अंगूठी रखी हुई थी जो फ्लैशलाइट से आ रही रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है ये हीरे काफी कीमती लगते हैं और इस अंगूठी का स्टाइल भी काफी यूनिक है। पर यामिनी को यह अंगूठी जितनी सुंदर लगी, उतनी ही डरावनी भी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अंगूठी काले रंग की थी। उस अंगूठी पर एक चेहरा बना हुआ था, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं। यह कोई नॉर्मल महिला का चेहरा नहीं, बल्कि एक डेविल क्वीन जैसा लग रहा था। उस अंगूठी पर काले हीरे जड़े हुए थे जो काफी रेयर थे। यह अंगूठी काफी पुरानी थी, मगर इसकी चमक अभी भी बरकरार थी, सिवाय उन दो लाल हीरों के जो फीके लग रहे थे। कुछ तो खास था उस अंगूठी में, जिसके कारण यामिनी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। यामिनी ने अंगूठी को डिब्बे से बाहर निकाला और उसे करीब से देखा। उसने पाया कि उस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। बड़ी मुश्किल से यामिनी ने उन शब्दों को पढ़ा। टिल डेथ डू अस अपार्ट, यानी कि केवल मौत हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। इन शब्दों ने यामिनी का दिल दहला दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पूरे शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। जब उसने इन शब्दों को दोहराया तो बेसमेंट में अचानक गर्मी बढ़ गई और यामिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। चट्टू यक्ष, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरे अलावा कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। कौन एक खंडहर हवेली में आएगा जहाँ कूड़े कचरे के अलावा कुछ नहीं है। यामिनी ने एक बार फिर गौर से उस अंगूठी को देखा। जो लाल रंग के हीरे थे अब वह भी बाकी हीरों की तरह चमकने लगे थे। कुछ तो अजीब है इस अंगूठी में। अचानक ये हीरे कैसे चमकने लग गए? और यह अंगूठी है किसकी? दादी को तो मैंने इसे कभी पहनते हुए नहीं देखा। तो फिर यह अंगूठी उनके संदूक में क्यों रखी है? ये चमचमाती अंगूठी यामिनी को अपनी ओर खींच रही थी। कुछ पल के लिए यामिनी सम्मोहित हो गई। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, अंगूठी को पहन लो, मुझे पहन लो, मुझे अपनी उंगली में पहनो। धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं और सम्मोहित होकर यामिनी ने उस अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में पहन लिया। यह अंगूठी यामिनी को ऐसे फिट आई मानो इसे सिर्फ उसके लिए ही बनाया गया हो। पर ना तो यह अंगूठी यामिनी की थी और ना ही उसकी दादी की। उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी ने कहा था कि कई साल पहले इस कमरे में कोई रहा करता था। यामिनी को ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि यह काफी पुरानी बात थी। शायद ये हमारे पूर्वजों में से ही किसी की अंगूठी होगी या फिर किसी ने उन्हें गिफ्ट की होगी।
यामिनी के पास सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उसने फटाफट अपनी उंगली से वो चमचमाती अंगूठी निकालनी चाहिए। मगर यह क्या अंगूठी तो यामिनी की उंगली से अलग होने को तैयार ही नहीं थी। What the hell? अभी तो मैंने इसे बड़े आराम से पहन लिया था, मगर अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे यह अंगूठी सुपरग्लू की मदद से मेरी उंगली से चिपका दी गई हो। उसने बहुत कोशिश की अंगूठी को अपनी उंगली से अलग करने की, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी। फाइन, अभी नहीं निकल रही तो मैं बाद में इस अंगूठी को निकालने की कोशिश करूंगी, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। अचानक यामिनी के पूरे शरीर में दर्द होने लगा और सबसे ज्यादा दर्द उस उंगली में हो रहा था जिसमें अंगूठी थी। आउच! व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद मी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? उसकी उंगली से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस खून को पीने की कोशिश कर रहा हो। खून निकल तो रहा था पर जमीन पर नहीं गिर रहा था। खून को देखकर यामिनी घबरा गई। उसने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और सीधे हवेली के सबसे साफ सुथरे कमरे की तरफ भागी, जहां उसने अपना सारा सामान रखा था। यामिनी ने जल्दी से अपना घाव साफ किया और उस पर दवाई लगाई। यामिनी ने सोचा, अचानक इतना ज्यादा खून कैसे बह गया? मैंने बहुत ज्यादा जोर तो नहीं लगाया था। उसने महसूस किया कि अब उसे थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था, उसकी उंगली में भी नहीं, जहां से अभी खून बह रहा था। यह सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग था। थकान के कारण यामिनी को नींद भी आने लगी, इसलिए उसने कुछ देर सो जाने का फैसला किया ताकि जागने के बाद सब कुछ सोच सके और बाकी की सफाई कर सके। इसी ख्याल के साथ यामिनी गहरी नींद में सो गई। उसके सोने के कुछ देर बाद कमरे में धीरे धीरे धुआं उठने लगा। जब पूरे कमरे में धुआं फैल गया तब यामिनी की उंगली में जो अंगूठी थी वह चमकने लगी। उस अंगूठी से काली रोशनी बाहर आई और धीरे धीरे कमरे का सारा धुआं गायब हो गया। मगर अब बेड के पास एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के आसपास अभी भी काले रंग का धुआं उड़ रहा था। एक डार्क एनर्जी कमरे में फैल गई थी। वह ऊपर से तो दिखने में इतना ज्यादा हैंडसम था कि उसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो सकती थी। मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी लाल आंखें और डार्क ऑरा को देखकर किसी का भी डर के मारे बेहोश होना पक्का था। यह आदमी यक्ष था जो कई हजार साल से इंसानी दुनिया में रह रहा था। यक्ष बहुत ही ताकतवर था और कई अनोखी शक्तियां उसके पास थी। इसके साथ ही वह इंसानों से बिल्कुल घुल मिल चुका था। कुल मिलाकर बात यह थी कि यक्ष को इंसानी दुनिया भा गई थी और बस यही उसका मन लगता था। यक्ष ने बड़े गौर से यामिनी को देखा और फिर मुस्कुराया। आखिर में आजाद हो ही गया, और यह केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यक्ष यामिनी के बारे में जानना चाहता था। यामिनी की जिंदगी कैसी थी, उसका बचपन कैसे बीता, अब क्या हो रहा था, वह हवेली में क्या कर रही थी और अंगूठी यामिनी के हाथ कैसे लगी, ये सब यक्ष जानना चाहता था। इसीलिए उसने यामिनी के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। वह आंखें बंद करके यामिनी की यादों को देख सकता था। इस तरह जल्दी ही यक्ष यामिनी के बारे में सब कुछ जान गया। इस अंगूठी ने मालकिन को चुन लिया है, इसीलिए अब तुम इसे कभी अपनी उंगली से अलग नहीं कर पाओगी। और क्योंकि तुमने मुझे उस कैद से आजाद करवाया और तुम इस अंगूठी की हकदार हो, इसलिए आज से तुम सिर्फ मेरी हो। सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। और तुम किसी चीज की कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। यामिनी को पाकर और अपनी कैद से आजाद होकर यक्ष बहुत खुश था। वह पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। सब कुछ काफी बदल गया है। पहले सब कितना अलग सा था और अब यक्ष कई सालों से उस अंगूठी के अंदर कैद था। उसे एक खतरनाक जादू से बांधा गया था जिसमें आधी तो यक्ष की ही गलती थी। मगर काफी इंतजार के बाद आज उसे आजादी मिल ही गई। अब यक्ष इस आजादी को जीना चाहता था और इधर उधर घूमकर थोड़ी ताजी हवा का मजा लेना चाहता था। इसलिए उसने एक आखिरी बार यामिनी को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के कुछ पल बाद ही वह धुआं बनकर उड़ गया और गायब हो गया। जबकि यामिनी अभी भी आराम से सो रही थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसने एक बहुत ही ताकतवर यक्ष को आजादी दे दी है। और वह अंगूठी, जिसने खुद में सदियों पुराने काले गहरे राज समेटे हैं, उसने अपनी नई मालकिन को ढूंढ लिया है। छतरी मैजिकल रिंग। कुछ घंटे बाद जब यामिनी की नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। उसने अंगड़ाई ली और खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नजारा देखने लगी। आसपास काफी दूर दूर तक खाली जमीन थी जो कि यामिनी की ही थी, मगर अब ये भी बिकने वाली थी। यामिनी ने गार्डन की ओर देखा और सोचा, इतना बड़ा एरिया साफ करना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए बस गार्डन को ही साफ करूंगी। उसके बाद बची हुई जमीन का क्या करना है, यह इस हवेली के नए मालिक का फैसला होगा। यामिनी को बस हवेली की इतनी साफ सफाई करनी थी कि वह देखने लायक हो। ये हवेली अच्छे दाम में बिकने वाली थी, इसीलिए इतनी मेहनत तो बनती थी। इस समय यामिनी को भूख लग रही थी,
इसीलिए साफ सफाई से पहले उसने कुछ खा लेने का फैसला किया और किचन में चली गई। उसने अपने लिए चाय बनाई और कुछ स्नैक्स लेकर लिविंग रूम में बैठ गई। सब कुछ टेबल पर सेट करके यामिनी बड़े आराम से स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। तभी किचन का दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ, मगर जब यामिनी ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और यामिनी के पूरे शरीर में कपकपी छूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। यामिनी ने एक पतली सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी हरकतों के साथ हल्के से लहराती थी। वह फ्रिज से कुछ निकाल रही थी जब अचानक उसे ठंडक का एहसास हुआ। यक्ष की अदृश्य परछाई धीरे धीरे किचन में उभरने लगी। उसकी आंखों में गहरी तड़प थी। उसने धीरे धीरे यामिनी के पास आकर उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन को हल्के से चूमा। यामिनी को किसी के पास होने का एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने धीमे स्वर में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। यक्ष ने अपने ठंडे हाथ यामिनी की कमर पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। यामिनी की सांसें और तेज हो गईं। उसकी उंगलियां यक्ष की ठंडी त्वचा को महसूस करने लगी। उस हवा ने यामिनी को अपनी बाहों में कुछ इस कदर जकड़ लिया, मानो अपना प्यार जता रही हो। यह क्या, यह क्या, यह क्या था? उसके ये कहते ही वह हवा कहीं गायब हो गई। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। शुरू से लेकर अब तक यामिनी को ये हवेली बस भूतिया वाइब्स दे रही थी। अभी अभी उसने किसी की मौजूदगी का एहसास भी किया था। दादी, क्या यह आप है? प्लीज, मुझे डराए मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मुझे दिल का दौरा न पड़ जाए। पहले ही वह इतनी बड़ी हवेली में अकेली थी। ऊपर से बाकी लोगों के घर काफी दूरी पर बने थे, जिस वजह से अभी जो हुआ उससे यामिनी को डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि अगर डर के मारे उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। यहाँ तो उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा। यामिनी ने ना में अपने सिर को हिलाया और किसी तरह अपने डर को काबू में किया, क्योंकि डरने का कोई फायदा नहीं था। उसे हर हाल में इस हवेली के अंदर रहना था, हवेली को साफ करना था और फिर इसे बेचकर अपना कर्ज चुकाना था। यामिनी जल्दी से किचन में गई और दरवाजा खोलकर अंदर नजर डाली, पर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा और थकान के कारण मुझे चीजें महसूस हो रही है। दरवाजा पुराना हो गया था, इसीलिए उसका स्टॉपर खराब हो गया था। बाहर खिड़की से हवा आ रही थी। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ, उसने खुद से कहा। यामिनी ने किचन के दरवाजे को खोलकर वहां एक कुर्सी रख दी ताकि दरवाजा दोबारा बंद न हो जाए। फिर वह वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। पता नहीं यामिनी को क्या सूझा, उसने अपनी उंगली से पट्टी हटाकर देखा। वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि यामिनी की उंगली पर जो घाव था वह भर चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ घंटों पहले यहां से बुरी तरह खून बह रहा था। यह क्या है? पहले अचानक उंगली से बहुत सारा खून बहना और अब घाव का गायब हो जाना। काफी अजीब सा था ये सब। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ ही घंटों में घाव का ठीक होकर गायब हो जाना किसी जादू से कम नहीं था। यामिनी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। वह हैरान तो थी ही, मगर खुश भी थी। यामिनी ने अंगूठी को सहलाते हुए कहा, लगता है ये कोई जादुई अंगूठी है। मेरे इस अंगूठी के पहनने के बाद से ही तो अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। कोई तो राज है इस अंगूठी का। तभी इसे बेसमेंट में सहेज कर रखा गया था और दादी वहां किसी को जाने भी नहीं देती थी। अंगूठी के जादुई होने की बात से यामिनी ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि यह वह दुनिया थी जहां अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते थे। चाहे वह प्रेत आत्माएं हो, यक्ष यक्षिणी हो, इच्छाधारी नाग नागिन हो या फिर कुछ और। सभी तरह के प्राणी किसी मकसद से इंसानों के भेष में इंसानों के बीच शांति से रहते थे। यामिनी ने अपनी उंगली से उस अंगूठी को अलग करने की कोशिश की, मगर वह अंगूठी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। यामिनी को याद आया कि अंगूठी के अलावा उस डिब्बे पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो कुछ इस तरह से थे। जो इस अंगूठी को ढूंढ कर पहन लेगा, यह अंगूठी उसी की हो जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब यामिनी इस अंगूठी की मालकिन थी, क्योंकि यह अंगूठी उसने ही ढूंढ कर पहनी थी। फाइन, अब से यह अंगूठी मेरी ही उंगली में रहेगी। वैसे भी यह कोई चोरी का माल तो है नहीं, इसलिए मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसे उंगली से उतारना नामुमकिन सा है। ये सब सोचते हुए यामिनी अंगूठी को देखे जा रही थी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी सम्मोहन के वश में हो। यामिनी के मुंह से खुद ब खुद निकला, टिल डेथ डू अस अपार्ट। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। वह किसी मंत्र की तरह ये बात जप रही थी। धीरे धीरे पूरे लिविंग रूम में काले रंग का धुआं फैलने लगा, जिसे यामिनी महसूस नहीं कर पाई। वह बस अंगूठी को देखे ही जा रही थी। तभी अचानक डोर बेल की आवाज सुनकर यामिनी सम्मोहन से बाहर आई। उसने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाई और दरवाजे की ओर देखा। शायद बाहर कोई खड़ा था।
यामिनी ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो बाहर प्लम्बर खड़ा था, जिसे यामिनी ने सुबह ही नल और पाइप्स को रिपेयर करने के लिए बुलवाया था। प्लम्बर ने कहा, नमस्ते मैडम, माफ कीजिएगा, मैं किसी जरूरी काम के चलते सुबह नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आप अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं, यामिनी ने जवाब दिया। प्लम्बर ने पूछा, आपको पाइपलाइंस बदलवानी है? जी नहीं, जो टूट गया है उसे फिक्स करवाना है। मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई लीकेज की दिक्कत हो। बाकी का काम नए ओनर अपने हिसाब से करवा लेंगे। यामिनी ने प्लम्बर को अंदर आने को कहा और सारा काम समझाया। शुरुआत किचन से हुई और आखिर में यामिनी प्लम्बर को बेसमेंट में ले गई, ताकि वहां वाले बाथरूम में कुछ फिक्स करने की जरूरत हो तो वह भी कर दिया जाए। प्लम्बर ने बड़ी फुर्ती के साथ अपना सारा काम खत्म किया और अपने पैसे लेकर चला गया। यामिनी ने मेन डोर बंद किया और सोचा, काफी शाम हो गई है, अब बाकी की साफ सफाई कल ही करूंगी। उसने फैसला किया कि वह जल्दी खाना खाकर सो जाएगी, ताकि सुबह जल्दी उठकर बाकी की सफाई कर सके। यामिनी जल्दी जल्दी इस हवेली को बेच देना चाहती थी, ताकि वह सारा कर्ज चुकाकर अपनी माँ और छोटे भाई बहनों को अच्छी जिंदगी दे सके। इस हवेली को बेचने के बाद यामिनी एक नई नौकरी ढूंढने वाली थी, क्योंकि उसे उसकी पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी ढूंढने के बाद उसे किसी तरह अपनी माँ का इलाज करवाना था, ताकि उन्हें और तकलीफ से ना गुजरना पड़े। अपने प्लान के बारे में सोचते सोचते यामिनी किचन में चली गई। थकान के कारण उसका ज्यादा कुछ करने का मन नहीं था, इसलिए उसने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया, जो काफी जल्दी बनकर तैयार हो गया। खाना खाने के दौरान यामिनी की नजर अंगूठी पर पड़ी और वह आज के पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। आज का दिन बाकी दिनों से काफी ज्यादा अलग था। आज ही के दिन उसका हवेली में आना, वह चमगादड़ हवेली से अजीबोगरीब वाइब्स का आना, बेसमेंट में रखा सामान बार बार सम्मोहन सा महसूस करना, और फिर यह अंगूठी। यह अंगूठी जादुई थी, इस बात को लेकर यामिनी पूरी तरह श्योर थी। पता नहीं ऐसा क्या खास था यामिनी में कि यह अंगूठी उसकी उंगली से चिपक ही गई थी। नहीं निकलती तो ना निकले। जब तक इस अंगूठी से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यह काफी सुंदर और यूनिक है, और मेरी उंगली में काफी अच्छी भी लग रही है, इसलिए यह ऐसे ही ठीक है। वह अंगूठी को इग्नोर करके चुपचाप खाना खाती रही और फिर बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में लौट गई। कमरे में आने के बाद यामिनी ने अपना फोन चेक किया। वहां उसकी माँ और कुछ दोस्तों के मैसेजेस थे। यामिनी ने अपनी माँ को हवेली की हालत के बारे में बताया और यह भी कहा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अपने दोस्तों के टेक्स्ट के रिप्लाई करने के बाद यामिनी अपना तौलिया और नाइट सूट लेकर बाथरूम में चली गई, ताकि सोने से पहले शावर ले सके। उसने अंदर जाकर शावर चलाया तो भाप ने पूरे बाथरूम को धुंधला बना दिया था, और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? तभी उसे अचानक एक ठंडक का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आ गया हो। यक्ष ने धीरे धीरे यामिनी के गीले बदन को अपने हाथों से छुआ। उसकी ठंडक ने यामिनी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। वह यक्ष को न देख पा रही थी, न सुन पा रही थी। वह बस उसे महसूस कर पा रही थी। तुम्हारी यह गर्माहट मुझे हर बार तुम्हारे पास खींच लाती है, यक्ष ने कहा। यक्ष ने धीरे धीरे यामिनी के गीले बदन को अपने हाथों से सहलाते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां यामिनी की पीठ पर चलने लगी। उसकी हर टच से यामिनी की धड़कन बढ़ने लगी। हमारा मिलन इसी तरह होगा, उसने अपने आप से कहा। हर रात, हर सपने में। इसलिए अब तुम जल्दी बाहर जाकर सो जाओ। यामिनी ने अब बाथरूम में ज्यादा वक्त नहीं बिताया। शावर के बाद, जब यामिनी सिर्फ टॉवल में अपने बालों को कंघी कर रही थी, तब उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई, मगर उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। एक अजीब सा डर यामिनी के अंदर बैठ गया था कि इस हवेली में उसके अलावा भी कोई चीज मौजूद है, मगर इस बारे में पूरी तरह कुछ कहा नहीं जा सकता था। शायद यामिनी को वहम हो रहा था, क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। उसने अपना सिर हिलाया और पूरे कमरे की खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद करने के बाद बिस्तर पर जाकर लेट गई। लाइट्स ऑफ करने के बाद उसने ब्लैंकेट लिया और आंखें बंद कर ली। मगर यामिनी को नींद आने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में बैठ गया है। यामिनी झटके से उठकर बैठ गई और लाइट्स ऑन की। मगर ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे साथ साथ इस कमरे में कोई और भी मौजूद है, मगर मेरे अलावा यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे फालतू में कुछ भी फील हो रहा है, और अगर यही हाल रहा तो आज रात मैं डर के मारे सो ही नहीं पाऊंगी। मगर नींद बहुत जरूरी थी, इसीलिए यामिनी ने लाइट्स ऑन ही रखी और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। वह सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिरकार करीब 1 घंटे बाद यामिनी सो गई। उसके सोने के कुछ मिनट बाद कमरे में काले रंग का धुआं फैल गया। धुआं छंटने के बाद कमरे के बीचों बीच यक्ष नजर आया। वह बिस्तर के करीब आकर यामिनी को देखने लगा।
उसे यामिनी बहुत खूबसूरत लगी और उसके लंबे बाल यक्ष को बहुत पसंद आए। स्मृति भी तो थोड़ी बहुत ऐसी ही दिखती थी, यक्ष ने सोचते हुए कहा। उसने कई बार अपना सिर हिलाया और अपने अतीत को भूलने की कोशिश की। ये स्मृति के बारे में सोचने का समय नहीं है। वह सालों पुरानी बात थी। यक्ष ने यामिनी के पैरों को अपने हाथों से छुआ और उन्हें किस कर दिया। स्मृति और यक्ष के रिश्ते का कभी कोई भविष्य था नहीं, और यह अतीत के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब यक्ष को यामिनी मिल चुकी थी, तो बेहतर यही था कि वह अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दे। यक्ष बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, स्मृति इस दुनिया से जा चुकी है और मुझे मेरी नई हमसफर मिल चुकी है। इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी भी तरह पुरानी गलती न दोहराऊं। मुझे यामिनी के साथ बहुत प्यार से पेश आना है और हर हाल में उसका साथ देना है। यामिनी खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। मुझे मेरी आजादी मिल गई है और इस बार मैं कोई भी फालतू काम करने की बजाय इस आजादी का मजा लूंगा। इस ख्याल के साथ यक्ष भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और यामिनी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। चौथा, एक अजनबी। यामिनी जब सो रही थी तब उसने एक सपना देखा। वह एक बार में वेट्रेस का काम कर रही थी। उस दिन बार में काफी भीड़ थी, इसलिए यामिनी को काफी सारी टिप मिली। यामिनी सभी से चुपचाप टिप ले रही थी और अपना काम कर रही थी, मगर एक इंसान ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह आदमी काफी ज्यादा हैंडसम था, मगर उसका रवैया डार्क और डेंजरस था। वह आदमी काफी अट्रैक्टिव था, इसलिए कई लड़कियों ने उसे रिझाने की कोशिश की, मगर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। वह बस यामिनी को ही देखे जा रहा था। यामिनी ने उस आदमी को ड्रिंक सर्व की, जिसके बदले में उसे काफी भारी भरकम टिप मिली। थैंक यू सर, योर वेलकम स्वीट हार्ट, आर यू फ्री टुनाइट। उस आदमी का सवाल सुनकर यामिनी ने उससे नजरें मिलाई। ये आंखें ऐसी थीं जैसे इनमें कई राज छिपे हुए हों। उस अजनबी से नजरें मिलते ही यामिनी मानो किसी सम्मोहन में डूब गई थी। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस अजनबी ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, डार्लिंग आर यू फ्री टुनाइट। यामिनी तुरंत ही होश में आए और थोड़ा मुस्कुराए ताकि सब नॉर्मल लगे। जी नहीं, शिफ्ट ओवर होने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर चली जाऊंगी। वो बार के बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। यामिनी ने झूठ कहा था। असल में उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। ये बॉयफ्रेंड वाला झूठ बस उसने उस अजनबी के ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए कहा था। ओह, उस अजनबी ने निराशा भरे स्वर में कहा। यामिनी ने छोटी सी स्माइल पास की और फिर चली गई। वह बाकी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी, मगर उसका मन बार बार उस अजनबी को देखने को हो रहा था। बड़ी मुश्किल से यामिनी ने उस अजनबी की ओर देखने से खुद को रोका, मगर जब उसका मन नहीं माना तो यामिनी ने अपनी नजरें घुमाई, मगर तब तक वह अजनबी जा चुका था। मैं भी ना फालतू में ही सैद हो रही हूँ। एक अजनबी तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम रोज रोज एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अगर ऐसे ही मैं हर दूसरे लड़के को देखकर अट्रैक्ट होती रही तो फिर तो हो गया मेरा काम। वह उस अजनबी को भूलकर वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। रात के करीब 11 बजे यामिनी का काम खत्म हुआ और वह घर वापस लौटने के लिए बार से बाहर निकल पड़ी। बार से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप था, इसलिए यामिनी तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ गई। वहां पर काफी देर तक यामिनी ने बस का इंतजार किया, मगर अभी तक उसे बस नहीं मिली जो उसे उसके घर पहुंचा सके। वह रोड के किनारे खड़ी ही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। यामिनी ने कंफ्यूजन में कार ड्राइवर को देखा तो वह चौंक उठी, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जिसकी ओर वह अट्रैक्ट हुई थी। वह अजनबी थोड़ा फ्लटी लहजे में बोला, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, स्वीट हार्ट। यामिनी ने बहुत ही पोलाइट से कहा, जी नहीं, मैं बस से घर चली जाऊंगी। बस थोड़ी ही देर में यहाँ आती होगी। कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं कार यहीं पर पार्क कर रहा हूँ। जब तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके स्वीट हार्ट। यामिनी ने बड़ी ही खामोशी से उस अजनबी को अपनी कार पार्क करते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजनबी उसे उसके घर छोड़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों था। यामिनी के मन में सवाल उठा, यह कोई सोशल वर्कर तो है नहीं। इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। यामिनी ने पूरे दावे के साथ कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह आदमी मेरा फायदा उठाना चाह रहा हो, क्योंकि बार के अंदर इसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं फ्री हूँ, और मैंने झूठ कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे झूठ बोलने के कारण यह आदमी बौखला गया है और अब मुझसे बदला लेना चाहता है। इस ख्याल ने यामिनी को डरा दिया था और वह प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से जल्दी बस आए और वह सुकून से घर जा सके। काफी देर तक बस का इंतजार करते हुए यामिनी ने महसूस किया कि मौसम बदल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां घने काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बारिश हो जाएगी। उसने पैनिक होते हुए कहा, शिट, यह मौसम अचानक कैसे खराब हो गया।
ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली हो। ओह नो, अभी बारिश नहीं आनी चाहिए। मुझे घर भी जाना है। यामिनी के ये कहते ही बारिश की बूंदें टपकने लगी। इसके साथ ही हवा बहुत तेजी से चलने लगी और बिजली चमकने लगी। बादलों के गरजने की आवाज के साथ साथ बारिश बहुत तेजी से गिरने लगी। अब यामिनी परेशान हो गई क्योंकि वह आधे रास्ते में खड़ी थी। तभी एक बार फिर वह अजनबी अपनी कार ड्राइव करते हुए यामिनी की ओर आया। वह एक छाता लेकर यामिनी के करीब आया और छाता यामिनी के ऊपर कर लिया ताकि वह और ज्यादा ना भीगे। उस अजनबी ने थोड़ा फिक्र के साथ कहा, बारिश में खड़ी रही तो बीमार हो जाओगी, स्वीट हार्ट। जिद मत करो, कार में बैठ जाओ। मैं केवल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं अच्छा इंसान हूँ, ट्रस्ट मी। वैसे भी मुझे बस के आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश में भीग जाने और तेज हवा के कारण यामिनी को काफी ठंड लग रही थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। यामिनी ने सोचा, इससे पहले कि यहाँ खड़े खड़े मेरी ठंड से कुल्फी जम जाए, मुझे घर पहुंचना है। बस का इंतजार करने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इस अजनबी की बात मान लूं। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि यह मेरा फायदा उठाएगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए एक बार तो भरोसा कर ही लेना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद यामिनी ने हाँ में सिर हिलाया और कार की पैसेंजर सीट में बैठ गई। कार में बैठने के बाद यामिनी उस अजनबी से बोली, आई एम सॉरी, मेरे कारण ये सीट पूरी भीग गई है। उस अजनबी ने फ्रेंडली टोन में कहा, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरा ये कोट पहन लो, इससे तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। यामिनी ने वह कोट ले लिया और उस अजनबी का आभार जताया। उस अजनबी ने सवाल किया, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है और एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? यामिनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, स्वरंगेरी शहर से बाहर और यहाँ से 1.5 घंटे दूर। क्या आप अब भी मुझे मेरे घर तक छोड़ना चाहेंगे? उस अजनबी ने हाँ में सिर हिलाया और कार का हीटर ऑन करने के बाद ड्राइव करना शुरू किया। जब वह अजनबी पूरे फोकस के साथ ड्राइव कर रहा था, तब यामिनी उसका पूरा चेहरा ऑब्जर्व कर रही थी। वह सोच रही थी, यह एक अच्छा इंसान है या फिर कोई क्रिमिनल। शक्ल से तो वह एक अच्छा इंसान लग रहा है, मगर किसी की शक्ल पर थोड़ी ना लिखा होता है कि सामने वाला इंसान कौन है। उस अजनबी को जब महसूस हुआ कि यामिनी उसे देख रही है, तो वह समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कोई साइको क्रिमिनल नहीं हूँ जो लड़कियों को किडनैप करके घर के बेसमेंट में रखता है। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और केवल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यामिनी ने उसकी बात मान ली, मगर उसके दिल को तो तभी चैन मिलना था जब वह अपने घर पहुंच जाती। पर किस्मत को शायद आज यामिनी का घर पहुंचना मंजूर नहीं था। जैसे ही कार ने शहर का बॉर्डर पार किया, पता चला कि आगे ट्रैफिक जाम है। स्वर्णगिरी और शहर को आपस में जोड़ने वाला पुल तेज बारिश के कारण बह गया था। यामिनी ने परेशान होते हुए कहा, ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? यह बारिश भी इसी समय होनी थी क्या? मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। अजनबी ने सजेस्ट किया, अपनी मॉम को कॉल करो और उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है। अब हमें वापस शहर लौटना चाहिए क्योंकि बारिश रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय टूटा हुआ पुल पार करना खतरे से खाली नहीं है। तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो। कल जब बारिश रुक जाए तो तुम अपने घर चली जाना। यामिनक ने तुरंत ना में सिर हिलाया। वह एक अजनबी के घर कैसे जा सकती थी? अजनबी ने यामिनी की हिचकिचाहट को तुरंत समझ लिया। उसने यामिनी की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, समझ गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं भी पागल ही हूँ क्योंकि अभी तक ना तो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया और ना ही तुम्हारा नाम जाना। बाय द वे, माई सेल्फ यक्ष आई मीन युग सिंघानिया। और तुम? यामिनी ने धीमी आवाज में कहा, यामिनी ठाकुर। अपना नाम बताकर उसने युग से हाथ मिला लिया। पहले की बात होती तो यामिनी किसी अजनबी को अपना नाम कभी नहीं बताती। मगर युग ने एक तरह से यामिनी पर एहसान किया था, इसलिए यामिनी को उसे अपना नाम बताना पड़ा। जब यामिनी ने अपना हाथ युग के हाथ में दिया तो उसे कुछ बहुत ही अलग और अजीब सा महसूस हुआ। एक कनेक्शन फील हुआ। पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इसलिए यामिनी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुमने यह महसूस किया, हमारे बीच का कनेक्शन? क्या तुमने वह फील किया जो मैंने फील किया? युग ने कहा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने महसूस नहीं किया है। आपको या तो कोई गलतफहमी हुई है या फिर आप मुझे तंग कर रहे हैं। युग बस मुस्कुराकर रह गया। उसने इस टॉपिक को और लंबा नहीं खींचा। ठीक है, तो फिर अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने घर जा नहीं सकती, मेरे घर आना नहीं चाहती, तो फिर कहाँ जाना पसंद करोगी? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पूरी रात इस कार के अंदर ही रहना है। यामिनी भी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद युग ने सुझाव दिया, तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे वरना तुम बीमार हो जाओगी। इसलिए पहले कुछ कपड़े खरीद लेते हैं और फिर एक होटल में चलते हैं। तुम वहां आराम से रह सकती हो और फिर जब सुबह बारिश रुक जाए
तो अपने घर भी जा सकती हो। यह आइडिया यामिनी को पसंद आया, इसलिए उसने युग की बात से सहमति जता दी। युग ने यू टर्न लिया और वापस शहर की ओर ड्राइव करने लगा। जल्दी ही युग ने एक होटल के सामने कार रोकी। होटल के बगल में ही एक स्टोर था जहां यामिनी अपने लिए कपड़े खरीद सकती थी, इसलिए वह और युग पहले स्टोर में ही चले गए। यामिनी ने कपड़े चुनने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और युग के मना करने के बावजूद उसने कपड़ों के पैसे खुद से पे किए। शॉपिंग के बाद युग और यामिनी होटल में आ गए। वहां रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि होटल में केवल 2 अलग अलग सिंगल रूम्स ही खाली हैं। शायद उसने यामिनी और युग को कपल समझ लिया था। युग कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही यामिनी ने बोल दिया, दैट्स परफेक्ट। हमें वह दोनों कमरे बुक करने हैं। युग ने भी यामिनी की बात से सहमति जताई, क्योंकि वैसे भी उन्हें सिंगल रूम्स ही चाहिए थे। यामिनी बिल पे करना चाहती थी, मगर युग ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और खुद से पेमेंट कर दिया। उसके बाद वे दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। यामिनी युग को बाय कहकर अपने रूम के अंदर जा रही थी, मगर युग ने उसे रोक दिया। गुड नाइट स्वीट हार्ट, कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलूंगा और ना मत। बाय स्वीट ड्रीम्स। मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, सी यू टुमारो। और फिर यामिनी ने युग के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई ताकि हॉट शावर के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन सके। बाथरूम से बाहर आने के बाद यामिनी ने अपनी माँ को टेक्स्ट किया, माँ, मैं आज घर नहीं आ सकती। तेज बारिश के कारण हमारी स्वर्णगिरी को शहर से जोड़ने वाला पुल टूट गया, इसलिए आज रात मैं एक होटल में ही रुक गई हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल बारिश रुकने के बाद घर आ जाऊंगी। अब जाकर यामिनी ने चैन की सांस ली। फोन को साइड में रखने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई, मगर सोने की बजाय वह युग के ख्यालों में खो गई। यामिनी ने सोचा, माना कि युग एक अजनबी है, मगर मुझे उनसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। कौन है वह? क्या वह मुझे जानते हैं? उन्होंने मदद क्यों की? शक्ल से तो वह काफी डिसेंट लगते हैं, पर वह काफी मिस्टीरियस भी है। एक अजनबी जिसे मैं आज ही मिली, वह मेरी मदद करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गया? क्या वह सभी के साथ ऐसे ही रहते हैं? युग के बारे में यामिनी के मन में कई सवाल उठ रहे थे, मगर जवाब एक भी नहीं था। और यही सब सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गई। चैप्टर 5, यामिनी और युग। हवेली में पूरी रात एक अजीब सा सपना देखने के बाद यामिनी की जब नींद खुली तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। यामिनी अंगड़ाई लेती है तो उसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है। उसने पलट कर देखा तो वह झटके से खड़ी हो गई। एक आदमी पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह शर्टलेस था और बड़े आराम से सो रहा था, मानो यह उसी का कमरा हो। What the hell? कौन है यह इंसान और मेरे साथ क्या कर रहा है? कोई चोर उचक्का या फिर कोई क्रिमिनल तो नहीं? यामिनी चुपके चुपके उस आदमी के करीब आए और उसके चेहरे पर गौर फरमाया। एक बार फिर यामिनी हैरान रह गई, क्योंकि यह तो युग था। युग, वही युग जिसे यामिनी ने अपने सपने में देखा था। ओ गॉड, जहां तक मुझे याद है, युग तो मेरे बगल वाले कमरे में था। तो फिर वह मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? मैंने तो दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? कहीं यह इंसान डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके तो यहाँ नहीं आया? यामिनी ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पता लगा कि वह तो हवेली में थी और कल रात उसने बस एक सपना देखा था। सपने में ही वही युग से मिली थी। फिर यामिनी ने अपना सिर खुजलाया और सोचा, अरे मगर यह अजनबी हकीकत में यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने बस अपने सपने में देखा था। तो फिर नहीं नहीं, इसे भी एक सपना ही होना चाहिए। ये हकीकत नहीं हो सकती। यामिनी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि जिस आदमी को उसने अपने सपने में देखा था, वह आज हकीकत में भी उसी के सामने, उसी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। यामिनी भी पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं युग की भी अब नींद खुल गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अब यामिनी बहुत तेजी से चीख पड़ी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि शायद उसका सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर अब यामिनी ने हैरानी और डर से कांपते हुए कहा, क्या हो रहा है ये सब? तुम हकीकत हो? ऐसा कैसे हो सकता है? युग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डार्लिंग, मैं हकीकत में तुम्हारे सामने हूँ। आई एम रियल। अब तो डर के मारे यामिनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसने डरते और हकलाते हुए कहा, ओ नो, ये सब कैसे हुआ? तुम सपने से हकीकत में कैसे आ गए? वह बहुत बुरी तरह से डर गई थी। एक इंसान जिससे वह कभी नहीं मिली, जिसे यामिनी ने केवल कल रात ही अपने सपने में देखा, वह अचानक आज उसके कमरे में उसके ठीक सामने था। तो डरना तो बनता था। वह ज्यादा देर युग के सामने खड़ी नहीं रह पाए और दरवाजे की ओर भागी ताकि कमरे से बाहर जा सके, अपनी जान बचा सके। मगर युग बड़ी फुर्ती से दरवाजे और यामिनी के बीच आकर खड़ा हो गया और यामिनी को बाहर जाने से रोक लिया। युग ने बड़े ही प्यार से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती डार्लिंग।
एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। यामिनी ने एक कदम पीछे लिया ताकि युग से दूरी बना सके। इस समय डर के मारे वह धर धर कांप रही थी। यामिनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? युग ने गंभीर होते हुए कहा, पहले तुम्हें शांत होना पड़ेगा डार्लिंग। घबराना बंद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो जल्दी से बेड पर बैठ जाओ, मैं आराम से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यामिनी अभी भी घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बात तो यामिनी अच्छे से समझ गई थी कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है, वह या तो कोई मामूली इंसान नहीं है या फिर वह इंसान है ही नहीं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि रात को वह किसी को सपने में देखे और अगली सुबह वही इंसान उसके सामने प्रकट हो जाए। यामिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने चुपचाप युग की बात मान ली, इस डर से कि कहीं वह गुस्से में उसे नुकसान न पहुंचा दे। यामिनी जल्दी से जाकर बिस्तर पर बैठ गई ताकि युग जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन करके कहीं चला जाए और उसे अकेला छोड़ दे। मगर युग के मुंह पर मानो ताला लग गया था। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था और आंखों में कई सारे इमोशंस लिए यामिनी को ही देख रहा था। युग की इस चुप्पी से यामिनी के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने चीखते हुए कहा, कुछ बोलने का कष्ट करोगे? बताओगे भी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? युग ने गंभीर लहजे में कहा, मेरा नाम युग है, मैं एक खतरनाक और ताकतवर यक्ष हूँ। जो अंगूठी तुमने पहनी है, मैं उसी में कई सालों से कैद था और तुमने मुझे आजाद किया है। यामिनी को इस बात पर थोड़ा भी यकीन नहीं हुआ। उसने पहले अंगूठी को देखा और फिर युग को। यामिनी ने हैरानी और बड़ी उम्मीद से कहा, क्या? यू मस्ट बी जोकिंग, राइट? यामिनी ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, कल रात वाला सपना, क्या वह तुम्हारा ही किया धरा था? युग ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ, मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें वह सपना दिखाया। मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरे पास कई सारी शक्तियां हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। वह सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अपनी मेहनत से मैंने ये सिद्धियां हासिल की हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें खुद भी अंदाजा होगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हमारी दुनिया से उतना भी अनजान नहीं हो तुम। यामिनी इन सब बातों को प्रोसेस कर रही थी। उसने यक्ष को गौर से देखा। वह दिखने में काफी हैंडसम था, मगर उसका डार्क और दिलिश ऑरा भी यामिनी महसूस कर पा रही थी। यामिनी ने गौर किया कि कुछ देर पहले युग ने कपड़े नहीं पहने थे, मगर अब उसके शरीर पर कपड़े थे। इसका सीधा और साफ मतलब यही था कि युग सही कह रहा था। वह एक यक्ष है और उसके पास कई अनोखी शक्तियां हैं। वह अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता है और यही बात यामिनी को हद से ज्यादा डरा रही थी। उसे यक्ष से दूर रहना था हर हाल में, ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचा सके। यामिनी ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। यहां से दूर चले जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। गेट लॉस्ट। यामिनी यक्ष, यक्षिणी और दूसरे जादुई प्राणियों से कोसों दूर रहना चाहती थी। वैसे तो ये सभी प्राणी इंसानों के बीच ही घुल मिलकर रहते हैं और यामिनी इस बारे में जानती भी है, मगर यह जादुई चीजें उसे डराती थी। उसने यक्ष और यक्षिणी के बारे में अपनी दादी से बहुत कुछ सुना था, कैसे वे अपने शरीर के माया जाल में इंसान को फंसाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। यक्ष थोड़ा नर्म लहजे में बोला, आई एम सो सॉरी बेबी गर्ल, तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जिस पल तुमने यह अंगूठी पहनी, उसी पल से तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ चुकी है। और जब तुमने बार बार यह बात दोहराई कि केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, उसी वक्त तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी थी। अब तुम जो चाहे कर लो, मगर मुझे खुद से अलग नहीं कर पाओगी। अब हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। इसलिए अब हम सोलमेट्स हैं और केवल मरने के बाद ही हम एक दूसरे से अलग होंगे। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता और तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। यामिनी बेबसी और गुस्से से बोली, मगर मुझे एक प्रेत आत्मा से कोई रिश्ता नहीं रखना, और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। यक्ष एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मगर इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। अब चाहे तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, मगर सच यही है कि अब से हम लवर्स हैं। अभी अभी यामिनी के साथ इतना सब कुछ हो गया था कि उसका सिर चकरा रहा था। यामिनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज इस सपने को खत्म कीजिए। मुझे जागना है। मैं ये डरावना और घटिया सपना और नहीं देख सकती। यामिनी आंखें बंद करके कुछ देर तक भगवान से प्रार्थना करती रही। मगर जब उसने आंखें खोली तो युग को सामने ही पाया। यामिनी ने कुछ देर उस अंगूठी को देखा, जिसे उसने कल ही अपनी उंगली में पहना था। फिर उसने युग को देखा, जिसका दावा था कि वह कई साल से इस अंगूठी में कैद था। और यामिनी ने न सिर्फ अंगूठी पहनकर उसे आजाद किया, बल्कि साथ ही उसने अपनी किस्मत को यक्ष से जोड़ लिया। यामिनी ने बड़ी उम्मीद के साथ कहा, अगर मैं यह अंगूठी उतार दूं, तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? युग वार्निंग टोन में कहता है,
हाँ, मगर अब तुम इस अंगूठी को नहीं उतार सकती हो। एक बार तुमने इसे पहन लिया है तो तुम इस अंगूठी की मालकिन बन चुकी हो। अब चाहे जो हो जाए, यह अंगूठी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। यामिनी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसे मेरा साथ छोड़ना होगा। मैं इस अंगूठी को उतार कर ही चैन लूंगी। तुम बस देखते जाओ। यामिनी कॉन्फिडेंट थी कि वह ये कर दिखाएगी, और उसका ये कॉन्फिडेंस युग को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा था। युग ने उसे वालिया नजरों से देखा और कहा, तुम करने क्या वाली हो? यामिनी ने अपनी उंगली को सहलाया और कहा, मैं किचन में जाऊंगी और अपनी उंगली को काट दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। जब उंगली ही नहीं रहेगी तो यह अंगूठी भी खुद ब खुद मेरा साथ छोड़ ही देगी। तुम हटो मेरे रास्ते से। यामिनी श्योर थी कि उसे युग के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। उसे युग से छुटकारा चाहिए था, और उसके लिए यामिनी को अपनी उंगली भी काटनी पड़े तो भी वह ये करने को तैयार थी। किसी यक्ष से खुद को जोड़ने की बजाय यामिनी को मरना ज्यादा पसंद था। ये बात युग को बहुत हट कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी, मगर युग ने यामिनी को नहीं रोका। वह देखना चाहता था कि यामिनी के अंदर कितनी हिम्मत है। युग हंसते हुए और ताना मारने वाले अंदाज में बोला, ये लो, हट गया मैं तुम्हारे रास्ते से। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम अपने शरीर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त कर सकती हो, तो फिर उंगली काटना तो दूर की बात है। युग ने युग को इग्नोर किया और दंदनाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। उसने एक धारदार चाकू उठाया और युग को चाकू दिखाते हुए कहा, अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं खो बातें नहीं करती हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाकर रहूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। युग ने गुस्से में कहा, सिर्फ बोलती ही रहोगी या फिर कुछ करोगी भी? मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। युग को अच्छा नहीं लग रहा था जब यामिनी ने उसे रिजेक्ट किया। वह उसकी लवर बनने की बजाय खुद को नुकसान पहुंचाना ज्यादा बेहतर समझ रही थी। यही बात युग को हट भी कर रही थी और गुस्सा भी दिला रही थी। वही यामिनी थी जो चाकू को देखकर बहुत डर गई थी, मगर उसने ठान लिया था कि वह युग से छुटकारा पाकर रहेगी। उसने चाकू को अपनी उंगली पर टिकाया और आंखें कसकर बंद कर ली। यामिनी ने जोर लगाया और चाकू से अपनी उंगली पर वार किया। उंगली पर घाव बनते ही यामिनी का पूरा शरीर दुखने लगा था। उसने आंखें खोलकर देखा, चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था और यामिनी की पूरी हथेली खून से सनी हुई थी। यह नजारा इतना डरावना था कि यामिनी तुरंत ही बेहोश हो गई। मगर वह जमीन पर गिर पाती, इससे पहले ही युग ने उसे संभाल लिया। युग यामिनी को डांटते हुए बोला, पागल लड़की, जब इतना कमजोर दिल है तो मुझसे दूर क्यों भागना चाहती हो? मुझसे दूर भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और यह बात तुम्हें अपने दिमाग में बिठाने होगी। उसने यामिनी को अपनी बाहों में उठाया और सोचा, मैंने इस तरह यामिनी के सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा ताकि यामिनी चाहकर भी मुझे खुद से दूर ना धकेल पाए। 6 बचपन की कुछ यादें। युग यामिनी को उसके कमरे में ले आया था और इस वक्त वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। यामिनी का हाथ युग के हाथ में था और वह गौर से उसकी उंगली को ऑब्जर्व कर रहा था। युग ने यामिनी की हथेली को चूम लिया और कहा, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, यामिनी। तुम केवल मेरी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। युग की आंखों में जुनून साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और यामिनी की जख्मी उंगली को अपने हाथों में लिया। अपने जादू का इस्तेमाल करके युग यामिनी के घाव को भरने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल में उसने ये कर दिखाया। युग यामिनी के रिएक्शन को समझ सकता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वह यामिनी को दूसरे तरीके से अप्रोच करेगा। पर पहले यह जरूरी था कि यामिनी अभी वाला हादसा भूल जाए। युग ने यामिनी के माथे पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर पहले जो हादसा हुआ था, अब वह यामिनी की यादों से पूरी तरह मिट चुका था। उसे केवल यही याद था कि उसने अपने सपने में युग को देखा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब करने के बाद युग ने सोचा, जो गलती मैं पहले कर चुका हूं, वो मुझे दोबारा नहीं करनी चाहिए। यामिनी के साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। स्मृति को तो मैंने खो दिया, मगर यामिनी के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अपनी पूरी जिंदगी अब यामिनी के साथ ही बितानी है। इसलिए मुझे सब्र से काम लेना होगा और प्यार से यामिनी को अपना बनाना होगा। मुझे यामिनी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं, बल्कि प्यार देखना है। काफी देर तक युग यामिनी के चेहरे को निहारता रहा और सोचता रहा कि उसे अब क्या करना है। जब उसने सब सोच लिया तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कान आ गई। युग ने बड़े प्यार से यामिनी के होठों को चूमा और कुछ देर उसके बगल में लेट गया। युग ने फिर यामिनी की कमर पर अपने हाथों को फेरा और उसे अपने करीब खींच लिया। फिर उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरा। उसकी उंगलियों की ठंडक यामिनी को और भी पास खींचने लगी। तुम्हारी यह गर्माहट, यामिनी, मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देती है। 2 घंटे बाद यामिनी गहरी नींद से जाग चुकी थी। 2 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ, वह उसे भूल चुकी थी। युग से वह हकीकत में मिली, ये बात यामिनी के सिस्टम से बाहर हो चुकी थी।
उसे बस इतना याद था कि उसने सपने में एक बहुत हैंडसम अजनबी को देखा था जिसने उसकी मदद की थी। यामिनी ने अंगड़ाई ली और उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। यामिनी ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा उजाला, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? मुझे सुबह जल्दी उठना था। उसने फटाफट अपना फोन चेक किया तो पता चला कि सुबह के 9 बज रहे थे। यामिनी ने तुरंत अपने कपड़े उठाए और शावर लेने के लिए बाथरूम में चली गई। नहा धोकर उसने अपने लिए नाश्ता तैयार किया और नाश्ता खाने के बाद साफ सफाई का सामान लेकर गार्डन में पहुंच गई। उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, इतना बड़ा बगीचा अकेले साफ करना काफी थकान और मेहनत का काम है। ऊपर से कई सालों से इस गार्डन की सफाई नहीं हुई है, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। यामिनी ने सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत सफाई के काम में जुट गई। गार्डन में काफी सारी जंगली घास जम गई थी। इतने सालों में कभी तेज हवा चली होगी तो आसपास का कचरा भी गार्डन में ही इकट्ठा हो गया था। वह भी यामिनी को ही साफ करना पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद यामिनी ने चैन की सांस ली। उसने हंसते हुए कहा, चलो ये भी हो ही गया। पीछे वाले एरिया की साफ सफाई बाद में करूंगी। अभी मुझे आराम की सख्त जरूरत है। यामिनी ने कभी इतना भारी काम नहीं किया था, इसलिए उसे ज्यादा थकान हो रही थी। अब तो उसके हाथ भी दुखने लगे थे। उसने फैसला किया कि वह अभी थोड़ा आराम करेगी और लंच के बाद बाकी की सफाई कंटिन्यू करेगी। बेडरूम के अंदर यामिनी बेड पर लेटकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि सब कुछ सही चल रहा है। हवेली बेचने के बाद मैं घर लौट आऊंगी, उसने कहा। अपनी माँ से बात करने के बाद यामिनी ने कुछ दोस्तों के मैसेजेस के रिप्लाई किए और फिर अलार्म सेट करने के बाद फोन साइड में रख दिया। अब वह चुपचाप सीलिंग को देख रही थी। भले ही उसे नींद आ रही थी, मगर उसकी आंखें बंद होने को तैयार नहीं थी। अचानक ही खिड़की की ओर से तेज हवा कमरे में बहने लगी। यामिनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो और थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत अच्छी फीलिंग थी और इससे यामिनी जल्दी ही नींद के आगोश में समा गई। यामिनी के सोने के कुछ मिनट बाद ही कमरे में काला धुआं फैल गया और युग प्रकट हुआ। वह यामिनी के ही बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। युग ने बड़े आराम से यामिनी को अपनी बाहों में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे धीरे यामिनी के टॉप के बटन को ऊपर से खोला। उसके गले पर आ रहे बालों को पीछे किया और अपने हाथों से उसके गले के नीचे तक अपने हाथ फेरने लगा। तुम कितनी गोरी हो यामिनी। तुम्हें देखकर लगता है कि इतने दिन कैद में रहना भी सफल हो गया। काश तुम खुद से मान जाती तो तुम्हें यूं सुनाकर तुम्हें छूना नहीं पड़ता। इतना कहते ही युग के हाथ यामिनी के ट्राउजर के अंदर थे। 1 घंटे बाद अलार्म की आवाज सुनकर यामिनी की नींद खुली। जब वह सोकर उठी तो उसे कुछ अजीब सी थकान महसूस हुई। उसने देखा कि वह खुद को काफी पसीने में भीगा हुआ महसूस कर रही थी, पर उसने इस पर ध्यान न देकर खुद को क्लीन करने का सोचा। हाथ मुंह धोने के बाद वह किचन में चली गई और अपने लिए सिंपल सा खाना बनाया। बहुत सारा काम करने के कारण यामिनी को काफी भूख लग गई थी, इसलिए उसने फटाफट अपना खाना खत्म किया। फिर बर्तन धोने के बाद बाकी की साफ सफाई करने हवेली के पीछे वाले एरिया में पहुंच गई। यामिनी ने खुद से कहा, आगे वाला गार्डन साफ हो गया है, इसलिए अब बस ये वाला गार्डन ही साफ करूंगी। हवेली का ये हिस्सा काफी सुंदर था। यहाँ एक आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन लगा हुआ था। पहले इस जगह पर पानी बहता था तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता था, मगर अब पानी बिल्कुल सूख चुका था और फाउंटेन के आसपास जंगली घास जम चुकी थी। ये सब यामिनी की दादी के जाने के बाद ही हुआ था, वरना ये जगह अभी भी पहले जैसी सुंदर होती। अब यहाँ की सफाई बहुत मुश्किल थी, मगर ज्यादा पैसे खर्च हो जाने के डर से यामिनी ने मजदूरों की मदद लेना ठीक नहीं समझा। यामिनी कुछ पल के लिए फाउंटेन के पास बैठ गई और अपने बचपन को याद करने लगी। वह 5 साल की थी जब उसने आखिरी बार इस हवेली को देखा था। उसके पापा की किसी दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी, इसलिए वह पूरे परिवार के साथ शहर चली गई। मगर यामिनी की दादी ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। वह हवेली को नहीं छोड़ना चाहती थी। यामिनी जब 13 साल की हुई तब उसके पापा की एक हादसे में मौत हो गई। यामिनी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह और उसकी माँ हवेली वापस नहीं लौटे। मगर जब यामिनी 15 साल की हुई तब उसकी माँ अक्षरा को सुरेश नाम के एक आदमी से प्यार हो गया। यामिनी की दादी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, क्योंकि सुरेश को जुआ खेलने की लत लगी हुई थी। उन्होंने यामिनी की मां को 2 ऑप्शन दिए, या तो वह हवेली वापस लौट आए और यामिनी को एक अच्छी जिंदगी दें, या फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे सारे रिश्ते तोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाएं। अक्षरा ने सुरेश का साथ चुना, इसलिए यामिनी की दादी ने उनके लिए हवेली और अपने दिल के सभी दरवाजे बंद कर दिए। वह खुद भी हवेली को छोड़कर किसी तीर्थ स्थल में रहने चली गई थी। इसके बाद यामिनी कभी अपनी दादी से नहीं मिली और ना ही उसने कभी हवेली में जाने के बारे में सोचा। बस फिर क्या था, इसके बाद से ही यामिनी और उसकी मां की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी,
क्योंकि उसकी दादी ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया था और सुरेश सारा पैसा जुआ खेलने में उड़ा देता था। कई साल बीत गए। सुरेश के जुआ खेलने की लत के साथ साथ कर्जा बढ़ता गया और एक दिन किसी ने उसका खून कर दिया। उसी के कुछ महीने बाद यामिनी की दादी चल बसी और अपनी हवेली यामिनी के नाम कर गई। सुरेश ने जो कर्जा लिया था वह यामिनी के कंधों पर आ गया था। उसकी माँ भी बीमार हो गई थी और अभी 2 छोटे सौतेले भाई बहन थे जो स्कूल जाते थे, तो उनका खर्चा भी यामिनी को ही उठाना पड़ रहा था। हाल ही में उसकी नौकरी भी चली गई थी। अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर यामिनी की आंखें भर आईं। जिस हवेली में उसका बचपन बीता, उसे बेचने के ख्याल से यामिनी का दिल भारी हो गया। उसने गिरज भरे भाव से कहा, आई एम सो सॉरी दादी। मैं ये हवेली कभी नहीं बेचना चाहती थी, मगर मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। यह मजबूरी है मेरी। यामिनी ने गहरी सांस ली। वह सोच रही थी कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होता तो वह कभी इस हवेली को ना बेचती। इस हवेली से यामिनी की काफी सारी यादें जुड़ी थीं। भले ही उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, मगर अपने बचपन का सबसे ज्यादा अच्छा समय उसने इसी घर में बिताया था, अपनी दादी और पापा के साथ। यामिनी ने रुआंसी आवाज में कहा, मिस यू सो मच पापा। काश आज आप होते तो मेरी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। मैं ये हवेली नहीं बेचना चाहती। मेरी बचपन की सबसे अच्छी यादें जुड़ी हैं इससे, मगर मजबूरी के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है। अगर हालात कुछ अलग होते तो मैं ये हवेली कभी नहीं बेचती। जब यामिनी फाउंटेन के पास बैठकर अपने दिल का दर्द बयां कर रही थी, उसी समय युग भी हवा के जैसे उड़ता हुआ यामिनी के पास पहुंचा और गलती से उसने यामिनी की सारी बातें सुन ली। युग ने दया के भाव से कहा, ओ स्वीट हार्ट, तुम ये हवेली नहीं बेचना चाहती तो कोई बात नहीं। यह नहीं बिकेगी। तुम मेरी हमसफर हो, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकालना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी ही तुम्हारे पास पैसों की तंगी खत्म होगी और तुम्हें ये हवेली नहीं बेचनी पड़ेगी। युग देख रहा था कि यामिनी रो रही है और वह उसे कंफर्ट करना चाहता था, मगर कुछ सोचकर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और गायब हो गया। अभी तक जो हल्की ठंडी हवा चल रही थी वह गायब हो गई। यामिनी को कुछ देर के लिए अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं था। यामिनी ने सोचा, कुछ तो अजीब है इस हवेली में। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे आसपास ही है, पर मेरे अलावा यहाँ किसी और का होना नामुमकिन है। यह कोई वहम है या फिर यहाँ कोई भूत प्रेत घूम रहा है। भूत प्रेत का ख्याल यामिनी को थोड़ा डरावना लगा, पर फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह अभी तक बिल्कुल सेफ थी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं शुरू से ही इन चीजों के बारे में सोच रही थी, शायद इसलिए अब मुझे वहम होने लगा है। ऊपर से यह अजीब सी अंगूठी। खैर, मुझे नहीं लगता कि कोई बेवजह मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह यामिनी ने खुद को समझा लिया था। 7 सोने की सिक्के। रात के समय हवेली की साफ सफाई और डिनर कर लेने के बाद यामिनी बड़े आराम से सो रही थी। उसने एक सपना देखा और सपने में एक बार फिर युग को देखा। सपने में यामिनी और युग कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। कुछ तो बदल गया था, क्योंकि अब यामिनी युग के काफी करीब नजर आ रही थी और वह खुलकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स युग के साथ शेयर कर रही थी। युग दया और उदासी के भाव से बोला, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती स्वीट हार्ट। तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मेरा दिल टूटता है। गलती तुम्हारे सौतेले पिता ने की और उसकी कीमत अब तुम चुका रही हो, जो कि सही भी है और गलत भी। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता। यामिनी ने सवालिया निगाहों से युग को देखा। उसने कहा कि वह यामिनी की मदद करना चाहता है। यह सुनकर यामिनी को थोड़ी उम्मीद मिली। यामिनी ने कहा, मदद? कैसी मदद युग? युग यामिनी के करीब आकर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, हवेली में जो बेसमेंट है वहां एक बड़ी सी पेंटिंग है। कल सुबह उठने के बाद तुम बेसमेंट में जाना और उस पेंटिंग को हटाकर देखना। वहां एक सीक्रेट ड्रॉअर बना हुआ है। तुम उसे खोलना और उसके अंदर देखना। वहां कुछ पोटलियां हैं और उन पोटलियों के अंदर सोने के सिक्के रखे हैं। तुम उन सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हो। ये सिक्के मेरी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम सिक्कों का इस्तेमाल करो और हवेली को मत बेचो, क्योंकि यह हवेली ही तुम्हारी प्यारी दादी की आखिरी निशानी और तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। यामिनी को युग की बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि युग उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए झूठ बोल रहा है। यामिनी खिलखिलाते हुए बोली, थैंक यू सो मच मुझे चीयर अप करने के लिए। थैंक यू। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो मैं पक्का उस हवेली को नहीं बेचती। पर अफसोस। युग सीरियस लहजे में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यामिनी। ये सच है कि बेसमेंट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है जिससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है।
तुम मेरी बात मानो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। तुम्हें सच में बहुत फायदा मिलेगा। यामिनी ने पोलाइट होकर कहा, कुछ भी, युग। युग ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम बस एक बार जाओ और देखो। अगर वहां सोना नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। पर अगर सोना मिला तो क्या? युग ने कहा, तो तुम्हारी वो रात मेरी। यामिनी शर्मा गई और उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। इसी के साथ सपना खत्म हो गया। यामिनी का कमरा। सपना खत्म होते ही युग उसके कमरे में प्रकट हुआ और यामिनी के बगल में लेट गया। अगली सुबह जब यामिनी की नींद खुली तो वह काफी फ्रेश फील कर रही थी। उसे रात वाला पूरा सपना बहुत अच्छी तरह से याद था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे अपनी आर्थिक स्थिति अपने सपने में भी दिखाई देने लगी थी। यामिनी को युग के कहे शब्द याद थे, पर वह एक सपने पर कैसे यकीन कर सकती थी। पूरा बेसमेंट तो यामिनी ने साफ कर लिया था। तब उसे कुछ नहीं मिला तो अब क्या रह गया था? यामिनी ने खुद से कहा, एक बार देख ही लेती हूँ कि सचमुच कोई सीक्रेट ड्रॉअर है भी या नहीं। वैसे भी एक बार चेक कर लेने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ मिला तो भी अच्छा है और कुछ ना भी मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सपने ने यामिनी को काफी उम्मीदें दे दी थी, इसलिए यामिनी युग की कही बात को आजमाने जा रही थी। मगर पहले उसे एक अच्छे नाश्ते की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद जब यामिनी किचन में गई तब उसे युग का ख्याल आया। यामिनी ने खुद से कहा, मैंने युग को असलियत में कभी नहीं देखा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इंसान 2 बार मेरे सपने में आ गया। सपने में भी वह काफी रियल लगता है। एंड ही इज सो हॉट। युग के बारे में सोचकर यामिनी अनजाने में ही ब्लश करने लगी। उसने चुपचाप नाश्ता बनाया और उसे खाने के बाद बेसमेंट की ओर बढ़ गई। वहां जाने के बाद यामिनी पेंटिंग को ढूंढ रही थी, मगर उसे कोई पेंटिंग नजर नहीं आई। उसने कंफ्यूजन में कहा, पेंटिंग तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है, तो सपने में उस पेंटिंग का जिक्र क्यों हुआ? कहीं ना कहीं यामिनी को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि सपने में जो कहा गया है वह सच है। इसलिए यामिनी पेंटिंग ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसकी नजर एक लकड़ी की अलमारी पर गई। यह अलमारी यामिनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। ना जाने यामिनी को क्या सूझा, वह अलमारी के करीब आए और उसे खिसकाने की कोशिश करने में जुट गई। सरप्राइजिंगली वह अलमारी बड़ी आसानी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। अलमारी के हटते ही यामिनी के चेहरे पर हैरानी के भाव और आंखों में चमक नजर आने लगी, क्योंकि उसे दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आ रही थी। यामिनी ने खुशी से झूमते हुए कहा, पेंटिंग फाइनली। यह मुझे मिल गई। अब पेंटिंग मिल गई है तो क्या पता सोने के सिक्के भी मिल ही जाएं। यामिनी ने बिना किसी देरी के उस पेंटिंग को हटाकर साइड में रखा और गौर से देखा तो वहां सचमुच एक छोटा सा ड्रॉअर बना हुआ था। अब यह तो प्रूव हो ही गया था कि रात वाला सपना असली था। यामिनी की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने बिना किसी देरी के ड्रॉअर को खोला और उसे टटोला तो कुछ पोटलियां यामिनी के हाथ लगी। यामिनी के चेहरे पर हैरानी और खुशी देखी जा सकती थी। उसने फटाफट एक पोटली को खोला और उसमें झांक कर देखा तो उसमें सचमुच सोने के सिक्के रखे हुए थे। यामिनी खुशी से चीखते हुए बोली, ओ माय गॉड, मेरा सपना सच निकला। ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। यामिनी ने जल्दी से सारी पोटलियां उठाए और बिस्तर पर आकर बैठ गई, जो उस कमरे के कोने में था। उसने सारी पोटलियां खोली और उनमें रखा सारा सामान बिस्तर पर उलट दिया। सारी पोटलियों में सोने के ही सिक्के रखे हुए थे। यामिनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर अचानक उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। यामिनी चिंता करते हुए बोली, पर अगर यह सिक्के नकली हुए तो? यामिनी का विचार था कि वह इन सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी और सबका उधार चुकता करेगी। मगर पहले सिक्कों की असलियत जानना जरूरी था। वह बेवकूफ की तरह नकली सिक्के लेकर तो सुनार के पास नहीं जा सकती थी। उसने घर पर ही सिक्कों की असलियत पता लगाने का फैसला किया। पैसों की तंगी के कारण यामिनी ने कुछ समय सुनार की दुकान पर भी काम किया था, इसलिए उसे असली और नकली सोना पहचानने की कुछ सिंपल ट्रिक्स पता थी। यामिनी ने कुछ सिक्के अपने हाथ में लिए और सीधे किचन की ओर भागी। उसने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा और सोने का सिक्का उसमें डाल दिया। वह सिक्का तुरंत पानी में डूब गया। यह देखकर यामिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने सिक्के को पानी से बाहर निकाला और उसके एक कोने को जमीन पर रगड़कर देखा, मगर वह सिक्का ज्यों का त्यों था। यानी वह असली सोना था। यामिनी ने अपना बैग खोलते हुए कहा, एक आखिरी टेस्ट तो बनता है। इसके बाद प्रूव हो जाएगा कि मेरे हाथ असली सोना लगा है या नहीं। उसने अपने बैग से विनेगर की एक छोटी सी बोतल निकाली। बस अब विनेगर की मदद से उसे पता लगने वाला था कि सिक्के असली थे या नहीं। उसने एक ट्रे में सभी सिक्कों को रख दिया और एक एक करके सारे सिक्कों के ऊपर विनेगर की कुछ बूंदें डाल दी। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद यामिनी ने एक कपड़े की मदद से सिक्कों पर डाला गया विनेगर साफ किया और उसे काफी खुशी हुई ये देखकर कि सिक्कों का रंग अभी भी नहीं बदला। यामिनी खुशी से झूमते हुए बोली, यस, ये सिक्के असली हैं। वाह, कितनी खुशी की बात है।
अब मेरे गरीबी के दिन चले जाएंगे और मुझे ये हवेली भी नहीं बेचनी पड़ेगी। ओ गॉड, आई एम सो लकी। यामिनी खुशी से उछलते कूदते हुए बेसमेंट की ओर चली गई। उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे जिन्हें वह बेचने वाली थी और अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यामिनी ने बिस्तर पर नजर डाली, जहां काफी सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। ये इतने सारे सिक्के थे कि यामिनी को कोई काम न किए बिना भी पूरी जिंदगी बिल्कुल अमीरों की तरह रह सकती थी। एक बारी में इतना ज्यादा सोना यामिनी ने पहली बार देखा था। ये सोने के सिक्के उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाले थे। यामिनी ने उन्हें बेचना तो था, मगर यह सब कैसे होगा, वो यही सोच रही थी। वह कुछ देर तक बिना पलके झपकाए उन सिक्कों को देखती रही, इस डर से कि कहीं वो सिक्के गायब ना हो जाएं या फिर कहीं ये भी एक सपना ना हो। कुछ देर बाद यामिनी ने ताली बजाते हुए कहा, समझ गई। मुझे समझ आ गया है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं कल शहर जाऊंगी और वहां किसी सुनार को ये सिक्के बेच दूंगी। कुछ सिक्कों की ही मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, पर मुझे ध्यान से सब कुछ करना होगा। यामिनी ने यह फैसला किया था कि वह एक बार में केवल एक ही पोटली लेकर शहर जाएगी, क्योंकि अगर उसने ज्यादा मात्रा में सिक्के बेचे तो किसी को उस पर शक हो सकता है और यह भी हो सकता है कि रास्ते में कोई चोर बदमाश उसे लूट ले। इसलिए इस चीज से बचने के लिए यामिनी ने फैसला किया था कि वह बड़ी सावधानी और चुपके से इन सिक्कों को बेचने का काम करेगी। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस हवेली को नहीं बेचूंगी। लौटने के बाद मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस हवेली में रहने लगूंगी। घर भी होगा और किसी तरह की कोई चिंताएं भी नहीं होंगी। बस एक चिंता थी, तो चोर लुटेरों की। जो कहानी यामिनी ने पढ़ी थी उसमें उस लड़के के पीछे डाकू पड़ गए थे, इसलिए वह हर बार फूंक फूंक कर कदम रखता था। अब यामिनी की कहानी भी उसी के जैसी हो गई थी, तो यामिनी को डर लग रहा था कि कहीं उसके और उसके परिवार की जान खतरे में ना पड़ जाए। यामिनी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मगर मैं पूरी जिंदगी डरते डरते नहीं रह सकती। मेरे पास यही एक मौका है अमीर बनने का और एक अमीर वाली जिंदगी जीने का। इसलिए मैं यह मौका किसी कीमत पर नहीं गंवाऊंगी। हर कोई इतना लकी नहीं होता जो उसे एक ही बार में इतने सारे सिक्के मिल जाएं। इसीलिए मुझे अपने डर को काबू करना होगा और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सारे सिक्के छिपा देने के बाद यामिनी ने सारी चीजें वैसे ही रख दी जैसे वह पहले थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई इस खजाने के बारे में जाने। क्योंकि यह खजाना या तो उसे एक अच्छी, आरामदायक जिंदगी दे सकता था या फिर उसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। इसलिए जरूरी था कि हर कदम पर सावधानी बरती जाए। अब सवाल ये था कि यह सोने के सिक्के यामिनी की जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आएंगे। उसकी खुशियां बढ़ेंगी या फिर मुसीबतें। युग ने क्या सोचकर यामिनी को ये सिक्के दिए थे? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? चैट युग का महल। यामिनी के पांव जमीन पर टिकने को तैयार नहीं थे। वह अभी भी सोने के सिक्के मिलने की खुशी मना रही थी, पर अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। यामिनी ने खुद से कहा, युग, वह अजनबी जिसे मैंने 2 बार अपने सपने में देखा, कौन है वह? वह असली इंसान है या फिर केवल मेरे सपनों तक ही सीमित है? सपने में युग ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसने यामिनी को सोने के सिक्कों का पता बताया, जो यामिनी को हकीकत में मिल भी गए। मगर अब वही युग के बारे में सोचकर कंफ्यूज हो रही थी। जब यामिनी ने सपने में युग को देखा तो वह बिल्कुल असली सा लगा। उसने यामिनी को सोने के सिक्कों की एग्जैक्ट लोकेशन बताई और यह भी कहा कि यह सोने के सिक्के उसकी ओर से यामिनी के लिए गिफ्ट है। यामिनी ने नासमझी में कहा, गिफ्ट? ये सब काफी अजीब सा है। ये सोने के सिक्के गिफ्ट कैसे हो सकते हैं? मैं तो युग को जानती भी नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युग इसी हवेली में रहने वाला कोई भूत हो? वैसे भी जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा तब से मुझे अजीबोगरीब चीजें महसूस हुई हैं। हो सकता है युग नाम का भूत ही मेरे आसपास भटक रहा हो। वो अच्छा वाला भूत हो और मेरी मदद करना चाह रहा हो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये पक्का इस अंगूठी की करतूत है। यामिनी ने एक गहरी सांस ली और उस अंगूठी की ओर देखा, जो उसकी उंगली से बिल्कुल चिपक गई थी। जब से अंगूठी यामिनी के हाथ लगी तभी से कुछ ना कुछ हो रहा था। कुछ ऐसी चीजें जो यामिनी ने ना कभी देखी और ना ही कभी महसूस की। इस अंगूठी को देखकर यामिनी कई बार सम्मोहित हो जाती थी। उसे महसूस होता था कि जैसे उसके आसपास कोई है और उसे ही देख रहा है। वह चाहे कितनी भी कोशिश करती, मगर यह अंगूठी उसके हाथ से निकलती ही नहीं थी। और फिर वो सपने, ऐसे सपने यामिनी ने कभी नहीं देखे थे। इसलिए अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस अंगूठी के कारण ही हो रहा है। यामिनी ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, अगर सोने के सिक्के असली हैं, तो युग को भी तो एक असली इंसान होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ और यह सोने के सिक्के भी नकली ही हो, और कल आंख खुलते ही यह सब कुछ गायब हो जाए। ये ख्याल आते ही यामिनी घबरा गई। वह भागते हुए बेसमेंट की ओर गई। उसने अलमारी हटाई, पेंटिंग को साइड में रखा और फिर सिक्के निकाल लिए।
यामिनी ने कई बार खुद को पिंच किया ये जानने के लिए कि यह हकीकत है या फिर कोई सपना। फिलहाल तो ये हकीकत ही थी, मगर यामिनी को डर था कि कहीं सिक्के गायब ना हो जाएं। इसलिए उसने कुछ सिक्के कांच के गिलास में रख दिए और पूरे दिन बार बार उस गिलास को ही देखती रही, ये सोचकर कि कहीं किसी पल सिक्के गायब ना हो जाएं। वहीं कहीं आसपास युग भी था। वह बड़े ही इंटरेस्ट के साथ यामिनी को देख रहा था। यामिनी की सारी हरकतें युग को काफी क्यूट लग रही थी और वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। युग ने खुद से कहा, आज मेरी स्वीट हार्ट सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही है। क्या मैं यामिनी के पास जाकर उसे बता दूं कि मैं कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हूं? क्या मैं उसे बता दूं कि उसे सिक्कों के गायब होने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे असली सिक्के हैं और वह चाहे तो मैं उसके लिए सोने का महल खड़ा कर सकता हूं। युग का मन तो बहुत था कि वह यामिनी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दे, मगर वह डर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि यामिनी उसे एक भी मौका नहीं देगी और सीधे रिजेक्ट कर देगी। युग से पीछा छुड़ाने के लिए यामिनी ने अपनी उंगली तक काट दी थी, इसलिए फिलहाल के लिए युग को यामिनी से सच्चाई छिपाए रखना ही बेहतर लगा। गायब होकर ही सही, मगर ऐसा करके वह कम से कम यामिनी के करीब रह रहा था। इतना काफी था युग के लिए। यामिनी युग की सोलमेट थी और इसलिए युग का काम था उसे प्रोटेक्ट करना। युग के कारण यामिनी हट हो या वह युग की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाए, ये बात युग को मंजूर नहीं थी। युग ने खुद से कहा, कभी कभी सब्र से बड़ी चीजें हासिल हो जाती है। यामिनी के साथ मुझे सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि जबरदस्ती करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अभी पहले यामिनी इन सिक्कों के मिलने की खुशी मना ले और अपना कर्जा चुका ले। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। युग ने एक आखिरी बार यामिनी पर नजर डाली और चुटकी बजाते ही गायब हो गया। हवेली से कई मील दूर एक बहुत बड़े बंगले की छत पर युग प्रकट हुआ। यह बंगला शहर से काफी दूरी पर बना हुआ था। आसपास जंगल वाला एरिया ज्यादा था। युग ने बड़े प्यार से कहा, मेरा प्यारा घर। उसने चारों ओर देखा। कई साल बीत गए थे, इसलिए आसपास का एरिया काफी डेवलप हो चुका था। युग ने नोटिस किया कि बंगले में भी कई सारे बदलाव आए थे, मगर युग को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने बंगले की केयरटेकर को जिम्मेदारी सौंप रखी थी कि बदलते वक्त के साथ हर चीज में बदलाव लाए। युग ने चुटकी बजाकर अपने स्टडी रूम में पहुंच गया। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। चलते चलते युग अपने बेडरूम में पहुंच गया, जहां का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। युग ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, मयंक। मयंक ही वह केयरटेकर था जो युग की गैरमौजूदगी में उसके बंगले का ध्यान रख रहा था। अभी वह युग के कमरे की सफाई कर रहा था और अचानक ही उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। मयंक ने अविश्वास से कहा, मालिक, यह आप हैं? युग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मैं ही हूँ। मयंक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई, मालिक। आप यहाँ कब आए? युग ने बेड पर बैठते हुए कहा, बस अभी अभी। आखिर मेरी कई सालों की नींद टूट ही गई, इसलिए सीधे घर चला आया। कैसे हो तुम? अब तो काफी हैंडसम लगने लगे हो। मयंक ने हंसते हुए कहा, आप भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, या यूं कहूं कि आप अब पहले से ज्यादा आकर्षक दिख रहे। युग मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट गया। वह कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसने पूछा, मेरी गैरमौजूदगी में यहाँ क्या क्या हुआ? सब सही चल रहा है? मयंक ने प्राउड फील करते हुए कहा, सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखा गया है, मालिक। मैंने इस बंगले और आपकी सारी जायदाद का अच्छे से ध्यान रखा और जरूरत पड़ने पर नई तकनीकों की सहायता भी ली। लक्ष्य को भी जो काम सौंपा गया था वह बहुत अच्छे से कर रहा है। युग ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। उसे लक्ष्य और मयंक से यही उम्मीद थी। अच्छी बात है, बस यही सब है या मेरी गैरमौजूदगी में और भी चीजें हुई? मयंक ने सिर झुकाते हुए कहा, वो बात ऐसी है कि मैंने शादी कर ली है और लक्ष्य ने भी। मयंक को डर था कि कहीं ये खबर सुनकर युग गुस्सा ना हो जाए, मगर वह गलत था। युग ने हंसते हुए कहा, बधाई हो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मयंक ने चौंकते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं हैं, मालिक? युग ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। खैर, लक्ष्य को बता देना कि मैं लौट चुका हूँ और उससे कहना कि वह जल्दी ही मुझसे मिले। मुझे जानना है कि मेरी गैरमौजूदगी में मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ा और बाकी क्या क्या चीजें हुई। मयंक ने कहा, जी मालिक। आप कुछ लेंगे? चाय, पानी या फिर कुछ खाने को? युग ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे मालिक कहना बंद करो और अब से मुझे सर कहना। समय और भाषा में इतना बदलाव आ गया है और तुम हो कि वहीं अटके पड़े हो। अब तुम अपना बाकी का काम करो, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मयंक अपने मालिक की बात सुनकर तुरंत ही कमरे से बाहर चला गया। युग चुपचाप आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। सचमुच ही समय काफी बदल चुका था। जब से युग कैद से आजाद हुआ था तब से वह आसपास घूम रहा था और चीजें ऑब्जर्व कर रहा था।
उसने पाया कि लोग अब काफी मॉडर्न हो चुके हैं और उनके पास कार जैसी मशीनें भी हैं, जिनकी मदद से वे कम समय में ज्यादा सफर तय कर सकते हैं। अंगूठी में कैद होने से पहले युग ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तब तो तांगे चलते थे, मगर अब कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन और एयरप्लेन जैसी चीजें आ गई थी। और इन चीजों ने युग को काफी इम्प्रेस किया। ये सब सोचते सोचते युग को यामिनी की याद आई, जिसके कारण वह अब आजाद हुआ था। यामिनी, युग की नई हमसफर और शायद आखिरी भी। युग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उम्मीद है कि मैं यामिनी का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगा। स्मृति को तो मैं अपने साथ रहने के लिए मना नहीं पाया, पर यामिनी का दिल मैं जरूर जीतूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यामिनी मेरी पहचान और मेरी दुनिया को स्वीकार करे। और फिर हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। युग ने यामिनी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। उसे मालूम था कि यामिनी का कैरेक्टर काफी टफ है। एक बार वह कुछ ठान लेती है तो फिर उसी बात पर अड़ जाती है। यामिनी जादुई दुनिया से दूरी बनाकर रखना चाहती थी। यामिनी को तंत्र मंत्र और चमत्कार जैसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और वह किसी इंसान से ही प्यार करके उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। ये बात युग समझ गया था। तभी तो वह अब यामिनी के सामने आने से कतरा रहा था। उसे मालूम था कि उसे अभी बहुत मेहनत करनी है और कुछ ऐसा करना है जिससे यामिनी उससे प्यार करने लगे और उस पर भरोसा करने लगे। इसके साथ ही युग को वह गलतियां नहीं दोहरानी थी जो उसने अतीत में की थी, वरना स्मृति की तरह वह यामिनी को भी खो सकता था। युग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, यामिनी का दिल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। हर बार मैं नई नई लड़कियों के पीछे नहीं भागने वाला। और फिर अंगूठी ने भी अपनी मालकिन को चुन लिया है। इसलिए यामिनी का मेरे साथ होना और मेरी दुनिया में आना बहुत जरूरी है। युग एक बार फिर यामिनी के ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद मयंक ने युग के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सर, मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया है। प्लीज कुछ खा लीजिए। युग तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया और उसने मयंक को कमरे के अंदर आने के लिए कहा। मयंक खाने की एक ट्रे लेकर अंदर आया और उसे युग के बेड की बगल वाली टेबल पर रख दिया। थैंक यू मयंक, तुम्हारी लक्ष्य से बात हुई। कहाँ है वह? मैंने आपका मैसेज लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। वह अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त है, लेकिन आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी है। लक्ष्य ने कहा है कि वो 1-2 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगा। युग संतुष्टि भरे भाव के साथ बोला, अच्छी बात है। अब तुम जा सकते हो। युग की बात मानकर मयंक कमरे से बाहर जाने वाला था, मगर फिर वह रुक गया। सर, आपके कपड़े अभी भी पुराने ही हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सदियों पुराने कपड़े आप अभी पहनेंगे। तो क्या मैं आपके लिए नए कपड़े मंगवा दूं? युग ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। लक्ष्य को यहाँ आने दो, फिर यह काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। वैसे भी मुझे अभी काफी कुछ सीखना है और पूरे शहर को एक्सप्लोर करना है। इसलिए ये काम मैं लक्ष्य के साथ ही कर लूंगा। शॉपिंग के साथ कई नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मयंक ने सिर झुकाकर कहा, ओके सर, अब मैं चलता हूँ। तब तक आप खाने का स्वाद लीजिए। युग को अकेला छोड़कर मयंक कमरे से बाहर चला गया। युग ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में डिप करके खाया। वाओ, डिलीशियस। युग के हिसाब से इंसानी खाना भी उतना ही बेहतरीन और स्वादिष्ट था जितना कि इंसानी खून। मगर सोचने वाली बात यह थी कि अभी तक युग को खून की तलब महसूस नहीं हुई, जबकि ऐसा हो जाना चाहिए था। पहले भी तो वह रोज अपने लिए एक नया शिकार ढूंढता था ताकि अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके और अपनी भूख मिटा सके। मगर अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? कुछ बदल गया था क्या? चेन्नाइन ब्रदर्स। खाना पीना खा लेने के काफी देर बाद तक युग लक्ष्य का इंतजार करता रहा। उसे कुछ सूझा नहीं तो वह एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। काफी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। युग रोबदार आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। उसने किताब को बंद करके उसे शेल्फ में रख दिया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खटखटाने वाले का चेहरा देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। लक्ष्य मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आया और युग को गले लगा लिया। लक्ष्य ने युग की पीठ थपथपाई और कहा, वेलकम बैक भाई। युग ने भी लक्ष्य को कसकर गले लगा लिया और अलग होने के बाद उसे ऊपर से नीचे तक देखा। युग ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया लग रहे हो यार, आज भी बुढ़े नहीं हुए। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, अपनी प्रजाति ही कुछ ऐसी है भाई। कोई बुढ़ा नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रह जाता है। इस बात से युग ने भी सहमति जताई और लक्ष्य से इधर उधर के सवाल पूछने लगा। और बिजनेस के क्या हालचाल है? तुम्हें ज्यादा दिक्कत तो नहीं उठानी पड़ी? लक्ष्य ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। सब अच्छे से मैनेज हो गया भाई। और बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें वह सारी प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हारे ना कहने पर खरीदी है और किस किस जगह बिजनेस एक्सपेंड हुआ है, वह भी तुम्हें पता लगेगा। युग ने इस बात पर लक्ष्य का आभार जताया और कहा, थैंक यू यार। मेरी गैरमौजूदगी में मेरे बिजनेस का इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए थैंक यू।
लक्ष्य ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद करो। दोस्त इसलिए होते हैं ताकि समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। तुम बस ये बताओ कि कब से अपना बिजनेस टेक ओवर करोगे ताकि मैं ब्रेक ले सकूं और दोबारा तुम्हारा असिस्टेंट बनकर सारा काम कर सकूं। युग ने कहा, अभी नहीं। अभी मेरे कुछ और प्लान्स हैं। फिलहाल ये दुनिया मेरे लिए काफी नई है और इसीलिए मुझे काफी कुछ सीखना है। कई साल तक मैं इस दुनिया में होते हुए भी यहाँ नहीं था और इस दौरान काफी चीजें बदल गई हैं जिनका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। इसलिए जब तक मैं कुछ समझ नहीं जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। लक्ष्य ने कंधे उचकाकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं हूं ना। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। तुम बस ये बताओ कि शुरुआत कहाँ से करें। युग ने कहा, वार्डरोब से। मुझे नए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और हाँ, मुझे एक नई कार भी चाहिए। मुझे यह मशीन काफी कूल लगी, इसलिए तुम मुझे बताओगे कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। तुमने सही इंसान से यह बात कही है। लेट्स गो। सबसे पहले मैं तुम्हें शहर का टूर देता हूँ। सब कुछ काफी बदल गया है। युग ने कहा, जानता हूँ। देखा था मैंने कि काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स और ना जाने क्या क्या चीजें बन गई हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो। युग बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड था, मानो उसके पेरेंट्स बहुत जिद करने के बाद उसे पार्क लेकर जा रहे हों और उसे उसकी कोई फेवरेट चीज दिला रहे हों। उसके एक्साइटमेंट को देखकर लक्ष्य को हंसी आ गई। वह हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया और अपने साथ युग को भी ले गया। जहां युग और लक्ष्य घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे, वहीं यामिनी एक बार फिर सोने के सिक्के लेकर बेसमेंट में बैठ गई थी। वह बेसमेंट में ही लगे बेड पर लेटी हुई थी और अपने बगल में रखे सिक्कों को देख रही थी। उसके दिमाग में लगातार कुछ न कुछ चल रहा था। आज यामिनी ने खाना बनाने और खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वह सोच रही थी कि वह कुछ मजदूरों को हायर करेगी और उनसे बाकी की साफ सफाई वाला काम कराएगी। यामिनी ने मन ही मन कहा, इतनी बड़ी और खूबसूरत हवेली को ऐसे ही छोड़ देना बेवकूफी होगी। अच्छा यही होगा कि इसकी देखरेख की जाए और मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर रहने लगूं। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर उससे पहले उसे यहाँ की सफाई और रिपेयरिंग करवानी थी। हवेली भले ही काफी पुरानी थी, मगर आज भी वह मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी थी। हालांकि हवेली के कुछ कोनों को रिपेयरिंग की सख्त जरूरत थी। यामिनी ने तय कर लिया था कि वह अपनी माँ और छोटे भाई बहनों को यहाँ ले आएगी। इसलिए हवेली के हर कोने की डीप क्लीनिंग जरूरी थी। अचानक यामिनी को कुछ याद आया और उसने कहा, वेट, मुझे माँ को हॉस्पिटल भी तो लेकर जाना है। ओ गॉड, मैं ये तो भूल ही गई। पर कोई बात नहीं, अब पैसे आ गए हैं, इसलिए सबसे पहले माँ का इलाज करवाना होगा। अब तो पैसों की कोई चिंता ही नहीं है। चाहे जितना खर्चा आ जाए, इस बार ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। यामिनी ने तुरंत फैसला किया कि वह कल ही कुछ सोने के सिक्के नजदीक के शहर में बेच देगी और उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाएगी। उसके बाद ही वह हवेली की मरम्मत के बारे में सोचेगी। अपने प्लान के बारे में सोचकर यामिनी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने बगल में रखे सिक्कों को हाथ में लिया और जोर जोर से हंसने लगी। यस यस, अब मैं अमीर हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी चीज के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगी। मुझे जो खरीदना होगा मैं वह खरीदूंगी। और माँ को भी एक कंफर्टेबल जिंदगी मिलेगी। वाह, ये भी क्या फीलिंग है। सच में, इन सिक्कों के मिलने के बाद यामिनी को ऐसा लगने लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उसके और उसके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते थे। यामिनी ने तो अभी से काफी सारे सपने सजा लिए थे। उसने सोच लिया था कि सब कुछ सेटल होने के बाद वह अपना एक बिजनेस शुरू करेगी ताकि उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा एक्सपेंड हो सके और वह पहले से ज्यादा अमीर हो सके। यामिनी ने कम उम्र से ही पैसे कमाने के लिए कई छोटी छोटी नौकरियां की थी। मगर अब वह दूसरे लोगों को काम देगी और उनकी बॉस बनेगी। ये सोच सोचकर यामिनी के पेट में गुदगुदी हो रही थी। उसने खुशी से चीखते हुए कहा, यस, ये भी क्या बढ़िया सपना है। मैं दूसरों को ऑर्डर दूंगी और वे मेरे सारे ऑर्डर मानेंगे। मुझे नौकरी जाने का डर नहीं सताएगा और हमें गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। कितना अच्छा है सब कुछ। वाह। उसने सोने के सिक्कों को चूम लिया और फिर उस पोटली को अपने सीने से लगा लिया। यही तो वह खजाना था जिससे उसकी किस्मत बदलने वाली थी। काफी देर तक यामिनी उन सिक्कों को लेकर झूमती रही और फिर डिनर की तैयारी करने किचन में चली गई। आज वक्त कब बीता उसे पता ही नहीं चला। यामिनी अपनी ही धुन में थी। उसने जल्दी जल्दी अपने लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया और फिर उसे एंजॉय करने के बाद अपने कमरे में चली गई। आज यामिनी का मूड बहुत अच्छा था। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। वाह, क्या सुहाना मौसम है, क्या खूबसूरती है इस रात की। मन कर रहा है बस यहीं खड़ी रहूं और इस चांद को निहारती जाऊं। हवेली आने के बाद पहली बार था जब यामिनी किसी नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वो स्ट्रेस फ्री थी।
अब उसे न काम की चिंता थी, न ही पैसों की। अब यामिनी को हवेली भी नहीं बेचनी थी, बल्कि एक आरामदायक जिंदगी जीनी थी। इसलिए अब उसे हर चीज सुंदर ही दिख रही थी। बड़ी देर तक यामिनी चांद को निहारती रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। उसने सोने के सिक्कों की एक पोटली को अपनी बाहों में दबा लिया ताकि सुबह तक वह कहीं गायब न हो जाए। फिर यामिनी सो गई। आधी रात को यामिनी के कमरे में युग प्रकट हुआ। उसने कुछ देर तक दूर खड़े रहकर ही बड़े प्यार से यामिनी को निहारा और फिर उसके करीब आकर बैठ गया। अचानक युग की नजर सोने के सिक्कों की पोटली पर पड़ी, जिसे यामिनी ने अपने सीने से चिपकाया हुआ था। यह देखकर युग को जोर से हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये लड़की कुछ भी करती है, बट शी इज सो क्यूट। युग ने बड़ी सावधानी से सिक्कों की पोटली को यामिनी की पकड़ से आजाद किया और उसे टेबल पर रख दिया। युग ने यामिनी के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, स्वीट हार्ट। ये सिक्के तुम्हारे ही हैं और मैं भी तुम्हारा ही हूँ। ये सिक्के मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। और आगे भी तुम्हें इससे ज्यादा बड़े तोहफे मिलते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, वो तुम्हारा भी तो है। बस तुम मेरी हो जाओ, फिर तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। युग को उस दिन का बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन यामिनी पूरी तरह उसकी हो जाएगी। उसी दिन के लिए युग बहुत मेहनत कर रहा था। अपने और यामिनी के खुशहाल भविष्य के बारे में सोचते सोचते युग सो गया। सुबह जब यामिनी सोकर उठी, तो उसे सबसे पहले सोने के सिक्कों की याद आई। कल वह उस पोटली को अपने सीने से लगाकर सोई थी, मगर अब वह पोटली कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह फुर्ती से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और पूरे बिस्तर में पोटली को टटोलने लगी। मगर कहीं भी सिक्कों की पोटली का नामो निशान नहीं था। यामिनी परेशान होकर बोली, कहाँ गई यार? यही तो रखी हुई थी। फिर यह कैसे गुम हो गई? अचानक उसकी नजर साइड में रखे टेबल पर गई। वहां उसे लाल रंग की पोटली नजर आई। अब जाकर यामिनी की सांस में सांस आए। हाँ, ये रही पोटली। थैंक गॉड, यह मुझे मिल गई। मेरी तो जान ही चली गई थी। उसने बिना देरी किए सोने के सिक्कों की पोटली उठाए और एक एक करके सारे सिक्के गिनने लगी, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ। अचानक यामिनी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वह कंफ्यूज्ड होकर बोली, पर मैं तो सिक्कों को अपने काफी करीब लेकर सोई थी। तो फिर ये टेबल पर किसने रख दिए? आखिर यह सब हो क्या रहा है? इतनी अजीबोगरीब हरकतें मेरे साथ ही क्यों हो रही है? अब यामिनी को कौन बताए कि यह अजीब चीजें युग के कारण हो रही थी। युग ने ही पोटली को उठाकर टेबल पर रखा था, और सुबह वापस जाने से पहले वह उसे यामिनी के पास रखना भूल गया था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण यामिनी परेशान हो गई थी। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक युग खुद को यामिनी से छिपाए रखेगा? कब होगा युग और यामिनी का आमना सामना? युग जो प्लान कर रहा था, क्या उसके बाद यामिनी उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी? आखिर युग के दिमाग में क्या चल रहा था? चटैने यंग बिजनेसमैन। यामिनी सोने के सिक्कों को लेकर थोड़ी परेशान थी। उसे अब शक हो रहा था कि शायद रात में कोई चोर हवेली के अंदर घुस आया था और उसने सिक्के चोरी करने की कोशिश की। सिक्के चोरी हुए या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए यामिनी सीधे बेसमेंट की ओर भागी। हो सकता है कि उस चोर को बेसमेंट में रखे खजाने का पता चल गया हो, इसलिए मेरे पास रखी हुई पोटली को कमरे में ही छोड़कर बाकी सिक्के लेकर भाग गया हो। हालांकि ऐसा होने के चांसेस नहीं थे, मगर यामिनी का दिमाग अभी अलग ही दिशा में चल रहा था। अभी के लिए ये सिक्के एक तरह से यामिनी की जिंदगी बन बैठे थे, जिन्हें वह हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यामिनी ने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर से सिक्कों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसने सारी पोटलियां को और फिर पोटलियों के अंदर रखे सोने के सिक्कों को देखा। 2 बार यामिनी ने ऐसा किया और तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि कोई चीज कहीं गायब नहीं हुई है और वह फालतू में परेशान हो रही है। यामिनी खुद को डांटते हुए बोली, मैं सचमुच बहुत बड़ी पागल हूँ। अरे, नींद में चला गया होगा हाथ टेबल तक और रख दिए होंगे सिक्के वहां। मगर नहीं, मुझे तो हर बात का स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए हो गई फिर से परेशान। जब से यह सिक्के मिले हैं तब से मैं पागल सी हो गई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं और तब मुझे पागलखाने में शिफ्ट कर दिया जाए। ओ गॉड, नो। यामिनी पागल नहीं होना चाहती थी। उसे अभी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना था और अपने सारे सपने पूरे करने थे। सोने के सिक्कों की चिंता खत्म करने का यही तरीका था कि यामिनी सबसे पहले सोने के कुछ सिक्कों को बेचकर अपनी मां का इलाज करवाए, फिर उस उधार को चुकाए जो उसके सौतेले पिता ने कुछ लोगों से लिया था, और फिर आखिर में अपने बिजनेस की शुरुआत करे। शुरू से लेकर अभी तक यही यामिनी का प्लान था और वह आज से ही इस प्लान पर काम करने जा रही थी। उसने केवल 2 पोटली सिक्के अपने पास रखे और बाकी सबको वापस पहले की तरह ही छिपा दिया। आज मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। पा वाले शहर में किसी सुनार को कुछ सिक्के बेच दूंगी और फिर माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। वह ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ही मैं आगे कुछ काम कर सकूंगी। इस ख्याल के साथ यामिनी अपने कमरे में चली गई।
वह नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जल्दबाजी में ही नाश्ता किया और बीच बीच में अपना फोन भी चेक कर रही थी। जब वह खाने की आखिरी बाइट ले रही थी, तब उसे एक मैसेज आया जिसे पढ़कर वह बुरी तरह से खांसने लगी। पानी, पानी। यामिनी ने थोड़ा सा पानी पिया और गहरी गहरी सांसें ली, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से दोबारा उस खतरनाक टेक्स्ट को पढ़ा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यामिनी ने लगभग रोते हुए कहा, ओ नो, ओ नो। इतनी जरूरी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? अब क्या करूं मैं? मिस्टर राणा बस यहाँ पहुंचते ही होंगे। दरअसल जिस आदमी को यामिनी अपनी हवेली बेचने वाली थी, आज वह आदमी हवेली देखने आ रहा था और कुछ मिनट के अंदर वह पहुंचने भी वाला था। यामिनी ने हवेली न बेचने का फैसला तो कर लिया था, मगर वह मिस्टर राणा को पूरी बात बताना ही भूल गई। अब उसे डर था कि कहीं मिस्टर राणा नाराज न हो जाएं। अब जो भी था, यामिनी को उनका सामना करना था और उन्हें बताना था कि वह अब इस हवेली को नहीं बेचना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपना सामान लेकर हवेली से बाहर आ गई। उसने हवेली के बड़े से दरवाजे पर ताला लगाया और गेट से बाहर आ गई। गेट के बाहर ही एक लग्जरियस कार खड़ी थी और एक हैंडसम सा आदमी उस कार के पास खड़ा था। यही थे मिस्टर आकाश राणा, इस शहर के सबसे ज्यादा यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आकाश ने ही सबसे पहले हवेली और बाकी सारी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था और आज वह हवेली देखने भी आए थे। यामिनी को देखते ही आकाश ने अपनी चार्मिंग स्माइल पास की और वेव किया। यामिनी भी मुस्कुराते हुए आकाश के करीब आकर खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर राणा, कैसे हैं आप? आकाश ने बहुत ही पोलाइट कहा, मैं अच्छा हूँ यामिनी जी, और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। वैसे तो मुझे 2 दिन बाद आना चाहिए था, मगर मेरा काम कल ही खत्म हो गया, इसलिए मैं आज ही ये हवेली देखने चला आया। क्या आप आज मुझे इस हवेली का टूर दे सकती हैं? यामिनी थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि आकाश काफी दूर से हवेली देखने आया था। यामिनी को डर था कि कहीं उसकी बात सुनने के बाद आकाश गुस्से में न आ जाए। यामिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो दरअसल बात यह है कि मैंने और मेरी माँ ने मिलकर फैसला किया है कि अब हम ये हवेली नहीं बेचेंगे। कल ही हमने यह फैसला किया, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। अगर मुझे मालूम होता कि आप आज ही यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती। आई एम सो सॉरी, मेरे कारण फालतू ही आपका टाइम वेस्ट हो गया। आकाश थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अचानक आकाश की नजर यामिनी की अंगूठी पर पड़ी, वही अंगूठी जो उसे बेसमेंट में मिली थी। यह अंगूठी देखकर आकाश की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह एक्साइटमेंट और हिचकिचाहट के साथ बोला, अब यामिनी जी, सच। अ ब्यूटीफुल रिंग। आज के टाइम में ऐसी अंगूठी मुश्किल से ही कहीं मिलती है। यह एक एंटिक डिजाइन है। यामिनी ने अपनी उंगली पर नजर डाली और फिर अपने होठों को हल्के से दबाया। बहुत ही कैजुअली उसने कहा, ठीक कहा आपने, ये काफी पुराना डिजाइन है और यह मेरी नहीं बल्कि मेरी दादी की अंगूठी है। आकाश ने थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर क्या लिखा है? यामिनी ने हंसकर बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही। यामिनी को लगा कि जैसे आकाश ने पुरानी हवेली में इंटरेस्ट दिखाया, वैसे ही उसे पुरानी चीजों में भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए उसने सिंपल सा जवाब दिया। मगर आकाश के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बताएं ना, केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, यही लिखा है अंगूठी पर। ओह, वेरी नाइस। यामिनी का जवाब सुनने के बाद आकाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, मगर यामिनी इसे नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि उसका ध्यान अंगूठी ने अपनी ओर खींच लिया था। आकाश ने नोटिस किया था कि यामिनी कहीं जाने के लिए तैयार थी। आकाश ने सवाल किया, आप कहीं जा रही हैं यामिनी जी? जी, मैं नवागम जा रही हूँ, किसी जरूरी काम से। ओ, पास वाले शहर में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं क्योंकि मैं भी किसी जरूरी काम से ही वहां जा रहा हूँ। यामिनी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे ना कह दिया। वह एक अजनबी के साथ जाने से थोड़ी हिचकिचा रही थी। भले ही आकाश उसकी हवेली खरीदने वाला था, मगर एंड ऑफ द डे वह उसके लिए एक अजनबी ही था और एक अजनबी के साथ यामिनी कहीं नहीं जाने वाली थी। आकाश ने सीरियस टोन में कहा, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि आपको अपनी चॉइस रखने का पूरा हक है, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान हूं, आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊं और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। आकाश की टोन काफी सिंसियर थी और यामिनी को फीलिंग आ रही थी कि उसे आकाश पर भरोसा कर लेना चाहिए। इसलिए वह आकाश के साथ चलने के लिए मान गई। वह कार की 9 मिनट 7 सेकंड पैसेंजर सीट पर बैठ गई और आकाश भी अपनी जगह पर बैठ गया। वह कुछ सोचकर बोला, आपके पास मेरा नंबर तो है ना? यामिनी कंफ्यूजन से बोली, अजी हाँ, मगर क्यों? अगर कभी भी आपका और आपकी माता जी का मन बदले और आप हवेली बेचना चाहें, तो बिना हिचक चाहे आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार रहूंगा।
यामिनी ने बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया क्योंकि उसे मालूम था कि वह दोबारा कभी हवेली को बेचने के बारे में नहीं सोचेगी। फिलहाल तो यामिनी चलती कार के अंदर बैठकर सोने के सिक्कों के बारे में सोचने लगी। उसने कह तो दिया था कि उसी ने नींद में पोटली टेबल पर रख दी होगी, मगर अब वो इस बात से कन्विंस नहीं थी। यामिनी ने मन ही मन कहा, कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, यामिनी जी? किसी बात को लेकर परेशान हैं आप? आकाश का सवाल सुनकर यामिनी अपने ख्यालों से बाहर आई, मगर वह सवाल को ठीक से सुन नहीं पाई। जी, आपने कुछ कहा, सर? आप प्लीज मुझे सर मत कहिए। कॉल मी आकाश। ओके, आकाश। अब बताएंगे कि आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी जॉब की जरूरत है या फ्यूचर में कभी जॉब की जरूरत हो, तो आप बेझिझक मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल सकती हैं। टैलेंटेड लोगों के लिए मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगी। एनीवे, थैंक्स फॉर योर ऑफर। फिर वह चुप हो गई और एक बार फिर सुबह वाली घटना के बारे में सोचने लगी। आकाश खामोशी से ड्राइव कर रहा था, मगर बीच बीच में वह यामिनी की ओर भी देख रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे यामिनी जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। उसने खांसते हुए कहा, यामिनी जी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? किसी से कमिटेड है? और अगर आप सिंगल हैं, तो क्या आप मेरे साथ सिंपल कॉफी डेट पर चल सकती हैं? आकाश ने एक ही साथ सारे सवाल यामिनी से पूछ डाले, इस डर से कि शायद उसे दोबारा ये सवाल पूछने का मौका ही ना मिले। यामिनी ने चौंकते हुए कहा, क्या? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, अब क्या मुझे अपने सवालों को दोहराना होगा? यामिनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सब सुन लिया है। मैं बस हैरान थी क्योंकि आपने एक अजनबी से ये सारे सवाल पूछे हैं, वो भी एक साथ। आकाश थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, आई एम सॉरी। अगर मेरे कारण आप अनकंफर्टेबल हुई, तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। यामिनी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इट्स ओके। वैसे मैं सिंगल हूं और मैं पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहती हूँ। यामिनी ने बिना सांस लिए ये सब कह डाला था। आकाश थोड़ा निराश हुआ क्योंकि यामिनी ने उस आखिरी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश को इतनी तो उम्मीद थी कि यामिनी कम से कम उसके साथ एक सिंपल डेट पर जाने के लिए हाँ कहेगी, मगर यामिनी ने तो पूरा का पूरा सवाल ही इग्नोर कर दिया। आकाश ने मन ही मन सोचा, आई थिंक अभी के लिए मुझे इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे यामिनी जी के करीब आने का मौका मिले और मैं उन्हें सही ढंग से अप्रोच कर सकूं। पर एक अजनबी में आकाश इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था? क्या वजह थी जो वह अभी भी यामिनी को अप्रोच करना चाह रहा था? अंगूठी में लिखे शब्दों ने आकाश को इतना खुश क्यों किया? क्या वह कोई ऐसी बात जानता था जिससे यामिनी अनजान थी? चटैने यंग बिजनेसमैन। यामिनी सोने के सिक्कों को लेकर थोड़ी परेशान थी। उसे अब शक हो रहा था कि शायद रात में कोई चोर हवेली के अंदर घुस आया था और उसने सिक्के चोरी करने की कोशिश की। सिक्के चोरी हुए या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए यामिनी सीधे बेसमेंट की ओर भागी। हो सकता है कि उस चोर को बेसमेंट में रखे खजाने का पता चल गया हो, इसलिए मेरे पास रखी हुई पोटली को कमरे में ही छोड़कर बाकी सिक्के लेकर भाग गया हो। हालांकि ऐसा होने के चांसेस नहीं थे, मगर यामिनी का दिमाग अभी अलग ही दिशा में चल रहा था। अभी के लिए ये सिक्के एक तरह से यामिनी की जिंदगी बन बैठे थे, जिन्हें वह हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यामिनी ने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोला और सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर से सिक्कों को बाहर निकाला। सबसे पहले उसने सारी पोटलियां को और फिर पोटलियों के अंदर रखे सोने के सिक्कों को देखा। 2 बार यामिनी ने ऐसा किया और तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि कोई चीज कहीं गायब नहीं हुई है और वह फालतू में परेशान हो रही है। यामिनी खुद को डांटते हुए बोली, मैं सचमुच बहुत बड़ी पागल हूँ। अरे, नींद में चला गया होगा हाथ टेबल तक और रख दिए होंगे सिक्के वहां। मगर नहीं, मुझे तो हर बात का स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए हो गई फिर से परेशान। जब से यह सिक्के मिले हैं तब से मैं पागल सी हो गई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं और तब मुझे पागलखाने में शिफ्ट कर दिया जाए। ओ गॉड, नो। यामिनी पागल नहीं होना चाहती थी। उसे अभी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करना था और अपने सारे सपने पूरे करने थे। सोने के सिक्कों की चिंता खत्म करने का यही तरीका था कि यामिनी सबसे पहले सोने के कुछ सिक्कों को बेचकर अपनी मां का इलाज करवाए, फिर उस उधार को चुकाए जो उसके सौतेले पिता ने कुछ लोगों से लिया था, और फिर आखिर में अपने बिजनेस की शुरुआत करे। शुरू से लेकर अभी तक यही यामिनी का प्लान था और वह आज से ही इस प्लान पर काम करने जा रही थी। उसने केवल 2 पोटली सिक्के अपने पास रखे और बाकी सबको वापस पहले की तरह ही छिपा दिया। आज मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। पा वाले शहर में किसी सुनार को कुछ सिक्के बेच दूंगी और फिर माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। वह ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ही मैं आगे कुछ काम कर सकूंगी। इस ख्याल के साथ यामिनी अपने कमरे में चली गई। वह नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जल्दबाजी में ही नाश्ता किया और बीच बीच में अपना फोन भी चेक कर रही थी।
जब वह खाने की आखिरी बाइट ले रही थी, तब उसे एक मैसेज आया जिसे पढ़कर वह बुरी तरह से खांसने लगी। पानी, पानी। यामिनी ने थोड़ा सा पानी पिया और गहरी गहरी सांसें ली, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से दोबारा उस खतरनाक टेक्स्ट को पढ़ा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यामिनी ने लगभग रोते हुए कहा, ओ नो, ओ नो। इतनी जरूरी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? अब क्या करूं मैं? मिस्टर राणा बस यहाँ पहुंचते ही होंगे। दरअसल जिस आदमी को यामिनी अपनी हवेली बेचने वाली थी, आज वह आदमी हवेली देखने आ रहा था और कुछ मिनट के अंदर वह पहुंचने भी वाला था। यामिनी ने हवेली न बेचने का फैसला तो कर लिया था, मगर वह मिस्टर राणा को पूरी बात बताना ही भूल गई। अब उसे डर था कि कहीं मिस्टर राणा नाराज न हो जाएं। अब जो भी था, यामिनी को उनका सामना करना था और उन्हें बताना था कि वह अब इस हवेली को नहीं बेचना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपना सामान लेकर हवेली से बाहर आ गई। उसने हवेली के बड़े से दरवाजे पर ताला लगाया और गेट से बाहर आ गई। गेट के बाहर ही एक लग्जरियस कार खड़ी थी और एक हैंडसम सा आदमी उस कार के पास खड़ा था। यही थे मिस्टर आकाश राणा, इस शहर के सबसे ज्यादा यंग और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आकाश ने ही सबसे पहले हवेली और बाकी सारी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था और आज वह हवेली देखने भी आए थे। यामिनी को देखते ही आकाश ने अपनी चार्मिंग स्माइल पास की और वेव किया। यामिनी भी मुस्कुराते हुए आकाश के करीब आकर खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर राणा, कैसे हैं आप? आकाश ने बहुत ही पोलाइट कहा, मैं अच्छा हूँ यामिनी जी, और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। वैसे तो मुझे 2 दिन बाद आना चाहिए था, मगर मेरा काम कल ही खत्म हो गया, इसलिए मैं आज ही ये हवेली देखने चला आया। क्या आप आज मुझे इस हवेली का टूर दे सकती हैं? यामिनी थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि आकाश काफी दूर से हवेली देखने आया था। यामिनी को डर था कि कहीं उसकी बात सुनने के बाद आकाश गुस्से में न आ जाए। यामिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो दरअसल बात यह है कि मैंने और मेरी माँ ने मिलकर फैसला किया है कि अब हम ये हवेली नहीं बेचेंगे। कल ही हमने यह फैसला किया, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। अगर मुझे मालूम होता कि आप आज ही यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देती। आई एम सो सॉरी, मेरे कारण फालतू ही आपका टाइम वेस्ट हो गया। आकाश थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अचानक आकाश की नजर यामिनी की अंगूठी पर पड़ी, वही अंगूठी जो उसे बेसमेंट में मिली थी। यह अंगूठी देखकर आकाश की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह एक्साइटमेंट और हिचकिचाहट के साथ बोला, अब यामिनी जी, सच। अ ब्यूटीफुल रिंग। आज के टाइम में ऐसी अंगूठी मुश्किल से ही कहीं मिलती है। यह एक एंटिक डिजाइन है। यामिनी ने अपनी उंगली पर नजर डाली और फिर अपने होठों को हल्के से दबाया। बहुत ही कैजुअली उसने कहा, ठीक कहा आपने, ये काफी पुराना डिजाइन है और यह मेरी नहीं बल्कि मेरी दादी की अंगूठी है। आकाश ने थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पर क्या लिखा है? यामिनी ने हंसकर बात को टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही। यामिनी को लगा कि जैसे आकाश ने पुरानी हवेली में इंटरेस्ट दिखाया, वैसे ही उसे पुरानी चीजों में भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए उसने सिंपल सा जवाब दिया। मगर आकाश के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज बताएं ना, केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, यही लिखा है अंगूठी पर। ओह, वेरी नाइस। यामिनी का जवाब सुनने के बाद आकाश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, मगर यामिनी इसे नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि उसका ध्यान अंगूठी ने अपनी ओर खींच लिया था। आकाश ने नोटिस किया था कि यामिनी कहीं जाने के लिए तैयार थी। आकाश ने सवाल किया, आप कहीं जा रही हैं यामिनी जी? जी, मैं नवागम जा रही हूँ, किसी जरूरी काम से। ओ, पास वाले शहर में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं क्योंकि मैं भी किसी जरूरी काम से ही वहां जा रहा हूँ। यामिनी ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे ना कह दिया। वह एक अजनबी के साथ जाने से थोड़ी हिचकिचा रही थी। भले ही आकाश उसकी हवेली खरीदने वाला था, मगर एंड ऑफ द डे वह उसके लिए एक अजनबी ही था और एक अजनबी के साथ यामिनी कहीं नहीं जाने वाली थी। आकाश ने सीरियस टोन में कहा, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि आपको अपनी चॉइस रखने का पूरा हक है, पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान हूं, आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। ना मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊं और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। आकाश की टोन काफी सिंसियर थी और यामिनी को फीलिंग आ रही थी कि उसे आकाश पर भरोसा कर लेना चाहिए। इसलिए वह आकाश के साथ चलने के लिए मान गई। वह कार की 9 मिनट 7 सेकंड पैसेंजर सीट पर बैठ गई और आकाश भी अपनी जगह पर बैठ गया। वह कुछ सोचकर बोला, आपके पास मेरा नंबर तो है ना? यामिनी कंफ्यूजन से बोली, अजी हाँ, मगर क्यों? अगर कभी भी आपका और आपकी माता जी का मन बदले और आप हवेली बेचना चाहें, तो बिना हिचक चाहे आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार रहूंगा। यामिनी ने बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया क्योंकि उसे मालूम था कि वह दोबारा कभी हवेली को बेचने के बारे में नहीं सोचेगी।
फिलहाल तो यामिनी चलती कार के अंदर बैठकर सोने के सिक्कों के बारे में सोचने लगी। उसने कह तो दिया था कि उसी ने नींद में पोटली टेबल पर रख दी होगी, मगर अब वो इस बात से कन्विंस नहीं थी। यामिनी ने मन ही मन कहा, कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, यामिनी जी? किसी बात को लेकर परेशान हैं आप? आकाश का सवाल सुनकर यामिनी अपने ख्यालों से बाहर आई, मगर वह सवाल को ठीक से सुन नहीं पाई। जी, आपने कुछ कहा, सर? आप प्लीज मुझे सर मत कहिए। कॉल मी आकाश। ओके, आकाश। अब बताएंगे कि आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी जॉब की जरूरत है या फ्यूचर में कभी जॉब की जरूरत हो, तो आप बेझिझक मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल सकती हैं। टैलेंटेड लोगों के लिए मेरे बिजनेस के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगी। एनीवे, थैंक्स फॉर योर ऑफर। फिर वह चुप हो गई और एक बार फिर सुबह वाली घटना के बारे में सोचने लगी। आकाश खामोशी से ड्राइव कर रहा था, मगर बीच बीच में वह यामिनी की ओर भी देख रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे यामिनी जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। उसने खांसते हुए कहा, यामिनी जी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? किसी से कमिटेड है? और अगर आप सिंगल हैं, तो क्या आप मेरे साथ सिंपल कॉफी डेट पर चल सकती हैं? आकाश ने एक ही साथ सारे सवाल यामिनी से पूछ डाले, इस डर से कि शायद उसे दोबारा ये सवाल पूछने का मौका ही ना मिले। यामिनी ने चौंकते हुए कहा, क्या? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, अब क्या मुझे अपने सवालों को दोहराना होगा? यामिनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सब सुन लिया है। मैं बस हैरान थी क्योंकि आपने एक अजनबी से ये सारे सवाल पूछे हैं, वो भी एक साथ। आकाश थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, आई एम सॉरी। अगर मेरे कारण आप अनकंफर्टेबल हुई, तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। यामिनी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इट्स ओके। वैसे मैं सिंगल हूं और मैं पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहती हूँ। यामिनी ने बिना सांस लिए ये सब कह डाला था। आकाश थोड़ा निराश हुआ क्योंकि यामिनी ने उस आखिरी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश को इतनी तो उम्मीद थी कि यामिनी कम से कम उसके साथ एक सिंपल डेट पर जाने के लिए हाँ कहेगी, मगर यामिनी ने तो पूरा का पूरा सवाल ही इग्नोर कर दिया। आकाश ने मन ही मन सोचा, आई थिंक अभी के लिए मुझे इस टॉपिक को यहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे यामिनी जी के करीब आने का मौका मिले और मैं उन्हें सही ढंग से अप्रोच कर सकूं। पर एक अजनबी में आकाश इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था? क्या वजह थी जो वह अभी भी यामिनी को अप्रोच करना चाह रहा था? अंगूठी में लिखे शब्दों ने आकाश को इतना खुश क्यों किया? क्या वह कोई ऐसी बात जानता था जिससे यामिनी अनजान थी? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर कॉमेंट।